आज हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप के लिए। दिस इज अ वेरी अवेटेड ट्रिप विच इज अंडमान एंड निकोबार ट्रिप। हम 6 दिन के लिए ऑलमोस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। टुडे 6 एंड अभी बज रहा है 12:30 और अभी हमें एयरपोर्ट पे। एंड द गुड थिंग इज काफी डरे हुए थे हम अंडमान जाने से पहले, क्योंकि एक न्यूज आ रही थी कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है इंडिगो की तरफ से। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी एंड वी वर जस्ट होपिंग कि हमारी फ्लाइट कैंसिल ना हो। एंड टच वुड, वी आर वेरी लकी, हमारी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। 2:30 की हमारी फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड कोलकाता से हमारा पोर्ट ब्लेयर के लिए। सो अराउंड 6:30 और 7 o'clock हम वहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2:30 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक हमारी कोलकाता में और 5:30 से कोलकाता से फ्लाइट हमारी है पोर्ट ब्लेयर के लिए। सो आई बिलीव 7:30 तक हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे एंड फिंगर क्रॉस कि हम टाइम पे पहुंचे और अच्छे से पहुंचे एंड फिर मैं आपको अच्छी व्यूज वहाँ पे दे पाऊँ। या गाइस, पता सबसे शॉकिंग चीज क्या है कि अभी मैं T2 पे हूँ, टर्मिनल 2 दिल्ली में। एंड इस टर्मिनल पे मैं काफी बार आ चुका हूँ फ्लाइट में। जब मैं पुणे जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मेजरली T3 या T2 से ही फ्लाइट मिलती है। एंड मैंने कभी ये वाला एयरपोर्ट इतना खाली नहीं देखा, इतना ज्यादा वैकेंट है। जैसे लग रहा है कि लाइक मतलब जैसे कोरोना टाइम पे बहुत इक्का दुक्का लोग दिखते थे ना, वैसे बहुत ही कम लोग यहाँ पे भी दिख रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट पूरा खाली है। मतलब अगर मैं अभी इस एरिया में देखूं तो मुझे मुश्किल से मुश्किल ही 100, 150, 200 लोग ही दिख रहे होंगे, जो कि ऑनेस्टली काफी कम है। तो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। एंड आई थिंक आज के टाइम पे तो सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि कभी भी इंडिगो फ्लाइट बुक मत करो एंड ऑल। एंड ऑनेस्टली हम भी ये सोच रहे थे कि क्या हमने सही किया इंडिगो बुक करके, क्या हमें एयर इंडिया बुक करना चाहिए था। बट आई थिंक जब कुछ बुरा होता है तो सब ऐसा ही कुछ सोचते हैं एंड टच वुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ, एयरपोर्ट की जो हालात है, आई वुड से हालात इन सेंस ऑफ क्राउड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली जितना नॉर्मली रहता है। लेट मी शो यू दिस। ओके, देखो यहाँ पे ना कोई भी लाइन नहीं है। यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती है, काफी लोग यहाँ खड़े होते हैं, बट कोई भी लाइन नहीं है। पूरा देखो खाली चल रहा है पूरा का पूरा। सो फ्लाइट जाने में भी थोड़ा टाइम है, तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए एंड दैट्स हाउ वी हैव चेक्ड इनटू द लाउंज। सो इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसने अभी हॉट एंड साउर सूप लिया हुआ है एंड मैंने लिया है चीला, यू कैन सी। एंड अभी हम बस वही एंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी लगेगा आई थिंक 1 घंटा है अभी फ्लाइट जाने में, क्योंकि कोलकाता तक कोई व्यू नहीं है। तो अभी थॉट कोलकाता तक पूरा नींद लेंगे, कलकत्ता के बाद या कोलकाता के बाद ही मेनली हमें कुछ व्यू मिलेगा, सी व्यू में मिलेगा। जब अंडमान के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम जरूर जाएंगे। हमारा ऑलमोस्ट खाना खत्म हो गया, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखो कनिका क्या लेके आई है। सी दिस, इसका डेजर्ट भी यही चल रहा है। तो ये है हमारी फ्लाइट 6E2788 कोलकाता के लिए, जो गेट नंबर 25 पे है। एंड हम वेट कर रहे हैं कि कब इससे ये आएगा इंडिकेशन, तब जाके हम लाउंज से बाहर निकले। बाहर तो काफी कम लोग दिख रहे थे, बट अभी लाउंज में है लोग। बहुत ज्यादा फुल भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा खाली भी है। तो पीपल आर हियर एंड ये दोनों बैठ के अपने लेखों भी करते हैं। कहीं जब भी तुम लोग कैमरे में आते शर्माते क्यों? खा लो मैं। अच्छा, ये कॉफी लेने गई है और लगता है वहीं जाके कॉफी बनाने लगी है, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं अभी तक कॉफी लेके नहीं आ पाई है। ऑलरेडी मशीन है कॉफी की, उसके बावजूद भी 10 से 15 मिनट से ये कॉफी लेने ही गई है। एंड देयर शी इज। भाई तुमको 15 मिनट हुआ तो एक ही कॉफी बनाई तब तक? अच्छा, इससे मेरे भी है ये? हार्ड है कॉफी थोड़ी सी, डन। कप बहुत तेज है। हाँ, स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। अब इसको स्टर भी तो कर दो। बस हो गया हम लोग। स्मार्ट ओके। यार अभी एक अनाउंसमेंट हुई है
कि कोलकाता जाने वाली फ्लाइट अभी आधा घंटा डिले हो गई है एंड हम तो अभी ऑलमोस्ट 25 नंबर गेट के लिए निकल गए थे, बट अब हमें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट गेट पे बिकॉज वी नीड टू आस्क कि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसका क्या होने वाला है, कैसे पहुंचने वाले हैं, किस टाइम पे पहुंचेंगे। अगर ये डिले हो गई है तो उस फ्लाइट पे कैसे होगा, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है तो भागना भी काफी पड़ता है दूसरी जगह पहुंचने के लिए। सो पहुंचते हैं, देखते हैं क्या सीन है। यार बहुत ही ज्यादा नाटक है, समझ नहीं आ रहा क्या है। अभी गए हैं हम काउंटर पे, काफी सारी भीड़ वहां जमा है एंड लोग बात कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। एक दो लोग लड़ रहे हैं कि इट शुड बी इंटीमेटेड बिफोर एंड वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पायलट लेट हो गए। फर्स्ट ऑफिसर तो पहुंच गए बट मेन कैप्टन हमारे नहीं आए। दिस इज द रीजन कि हमारी फ्लाइट अभी डिले हुई है। आई डोंट नो व्हाट इंडिगो पीपल आर डूइंग नाउअडेज। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि यार हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसके लिए मैंने पूछा उनको, तो दे सेड कि अगर यहाँ से फ्लाइट डिले होगी तो वी विल रिक्वेस्ट देम कि वो वाली फ्लाइट वो डिले करें, बट आई डोंट नो हाउ मच इज दिस पॉसिबल एंड क्या करने वाले क्या नहीं। जो मैं पहले सोच रहा था कि फिंगर क्रॉस पर हम टाइम पे पहुंच जाए, so we want there to be on time because first time यार हमारा अंडमान का and we don't want to miss anything because हमने सारे चीजें ऑलरेडी बुक करी है, पैकेज बुक करे हैं, पेमेंट सारा किया हुआ है एंड पेमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टच वुड सब चीजें ठीक हो और टाइम पे पहुंचे। अभी भी काफी लोग वहाँ खड़े हुए हैं, बहस कर रहे हैं उन लोगों से कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब हालांकि हमें भी खड़ा होना चाहिए बट मुझे लगता है कि वहाँ खड़े होकर भी आप क्या कर लोगे। उनसे बहस करके उन्होंने एक चीज बताई थी कि 3 बजे फ्लाइट चलेगी एंड वहाँ पे वो डिले कराएंगे, बट स्टिल पीपल स्टैंडिंग क्योंकि उनको सबको आंसर चाहिए। आधे लोग अभी दोबारा गए होंगे, आई डोंट नो। डिसाइड किया कोलकाता तक पहुंचने के बाद हम तैर के चले जाएंगे। तैर के चले जाएंगे, स्विम सारे वाटर एक्टिविटी यही कर लेंगे हम तो इसको देने पड़ेंगे। स्कूबा सिलेंडर ले लेंगे 4-5 नहीं पर पर्सन 2। हाँ मतलब एक का मैंने बोला 4-5 नहीं, इतना थोड़ी हमें हिम्मत है। हम 2 hours later बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया है, लगभग 4 बजने को आए हैं और सब लोग आ गए हैं। द गुड थिंग इज कि ऑलमोस्ट 78 पैसेंजर हैं जो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, तो दे हैव टू अरेंज अ फ्लाइट। उन्होंने पायलट को बुलाया और फाइनली हम कोलकाता जा रहे हैं और कोलकाता से भी ही हमारी फ्लाइट शेड्यूल करके हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचाएंगे। सो यस वी आर गोइंग। एक तरफ और ये पबजी का गेमर एक तरफ। तो पबजी नहीं चल रहा है, तो शैडो फाइट चल रहा है। शैडो फाइट पबजी चल रहा होता तो वो जोन आउट है। दुनिया में कुछ भी होता रहा, फ्लाइट कैंसिल हो, फ्लाइट डिले हो, कोई मतलब नहीं है। पड़े भाई आराम से बैठे हैं मस्त, जब जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। पता है ना कि आप लोग अगर अकेले होते तो मैं खतरी होती फिर। भाई अभी भी तो बैठा हो अभी भी क्या कोई मतलब नहीं। वो उठते ही बताया उसने क्या बोला कि उसने उठते ही बोला अरे भाई बहुत बड़ी फ्लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है, बैठ जाते 3 गेम हो जाएंगे तब तक। तुम फोकस में सो फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हैं और कुछ देर में टेक ऑफ करेगा प्लेन। सो हम पहुंचे कलकत्ता एंड कलकत्ता पहुंचने के बाद से वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट भी देखनी है क्या सीन होता है, लेट्स सी। सो अभी बज रहे हैं 6:30 एंड हम लैंड करने वाले हैं कोलकाता में। ऑलमोस्ट हम लैंड कर ही चुके हैं। तो अभी हम अंदर आ गए हैं एयरपोर्ट में एंड द गुड थिंग इज कि हमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ा है, कुछ पता नहीं करना पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट से उतरते ही यहाँ के जो एयरपोर्ट स्टाफ है उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की तरह आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी थी। सो वी हेडेड इन अ बस और अभी भी असिस्टेंट्स जो उनके रहते हैं एयरपोर्ट के वो हमारे साथ जा रहे हैं एंड दे आर गाइडिंग अस कि कहाँ से हमें जाना है, क्या करना है। बिकॉज आई एम श्योर जो फ्लाइट यहाँ से जाने वाली थी उसको भी उन्होंने होल्ड करके रखा होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 73 से
78 पैसेंजर जो दिल्ली से आए हैं कनेक्टिंग फ्लाइट में कोलकाता स्टॉप लिया है और उसके बाद वो लोग भी जाने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। एंड अब हम बस थोड़ी देर में ही फ्लाइट में बैठेंगे एंड जैसा मैंने बताया था कि अराउंड 9:30-10 ओ क्लॉक के आसपास ही हम पहुँचेंगे पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जितने भी पोर्ट ब्लेयर जाने वाले लोग हैं एंड यहाँ से ही हमें मिलने वाली है फ़्लाइट। सो दोबारा से हमें वही सब जो हमें बोर्डिंग पास दिखाना होता है वो सारी चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो अभी हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर के फ्लाइट के पास में एंड वी आर बोर्डिंग अवर फ्लाइट नाउ। सो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए हैं। इट्स अराउंड 7:20 एंड आई थिंक 15-20 मिनट में ये टेक ऑफ करेगी होपफुली। वैसे टाइम दिखा रहा है अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट फ्लाइट टाइम, थोड़ा लेट भी होती तो वी विल रीच पोर्ट ब्लेयर अराउंड 9:30 यस। एंड पोर्ट ब्लेयर से हमारा होटल नियर बाई ही है तो आई थिंक 10 ओ क्लॉक जो हमने प्लान किया था, जो हमने इनिशियली बताया भी था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी आई वुड से हम 10 ओ क्लॉक आई थिंक होटल पहुंच जाएंगे। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने वैसे फ्लाइट काफी जगह की दी है बट दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल फ्लाइट फॉर अस बिकॉज दिस इज द वन जहाँ से हमें एक सी व्यू मिलने वाला है फ्रॉम फ्लाइट, राइट। इसके लिए हम काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे। सो लेट्स सी दैट, जैसे ही वो आएगा आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। तो वो यहाँ सो गई है। Seated with the seatbelts fastened for landing. Thank you. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड जैसा हमने बताया था कि लगभग हमें 10 बज जाएंगे। सो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9:50 और हम पहुंच गए हैं फाइनली। एंड दिस प्लेस इज रियली ऑसम। इतना अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, मजा ही आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट से व्यू। दिस इज योर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट एंड ये है आपके वीर सावरकर जी और ये है हमारी शान, हमारा तिरंगा। So finally, after so much struggle, we have checked into our hotel. अभी बज रहे हैं लगभग 11 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल्ली से यहाँ तक आने में थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर रही है क्योंकि 11:30 बजे हम वहाँ से निकले थे अपने घर से और अभी हम 11 बजे होटल में पहुंचे हैं, बीच में मोटा में लगभग 11.5 घंटे लग गए। ऐसा नहीं है कि हमारी फ्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, इट इज़ अबाउट अ डिले ऑफ अ फ्लाइट क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडिगो के साथ अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 फ्लाइट्स अभी कैंसिल हुई हैं एंड वी वर रियली अफ्रेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम वरी कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा, फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए हमारी। टचबोर्ड हमारी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। बस अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, हम निकलेंगे यहाँ के लोकल टूर करने के लिए। फाइनली हम अंडमान पहुँच गए थे एंड जो अंडमान पहुँचने की खुशी थी वो बहुत ही अलग थी एंड हमें ऐसा लग रहा था कि फाइनली वी मेड इट। सो होटल चेक इन करने के बाद वी हैव टेकन सम रेस्ट। सो अब हम रेडी हो गए हैं और रेडी होके अब हम निकल रहे हैं हमारे लोकल साइट सीइंग टूर के लिए। सो अभी हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। नंबर 1 आज हम देखेंगे कॉर्निश बीच, नंबर 2 हम एक्सप्लोर करेंगे सेलुलर जेल एंड नंबर 3 हम देखेंगे सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो। दिस इज आवर होटल हेवेज जो एयरपोर्ट से जस्ट 15 मिनट की डिस्टेंस पर है एंड ये मेन मार्केट में अवेलेबल है एंड इट्स अ गुड एंड कोजी स्टे। अगर आप एक बजट के अंदर प्लान कर रहे हो तो यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। हेवेज होटल के ठीक सामने ही ये पूरा एक मार्केट एरिया है। दिस इज अ मेन रोड, तो जहाँ से आप कुछ भी अगर आपको ये जनरल चीज़ें की सामान आपको खरीदना है जो लोकल आपकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन एनी टाइम बाय दिस।
एंड इसी लेन पे आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जो कि बजट फ्रेंडली होटल्स हैं, बिकॉज अंडमान इज स्मॉल सिटी आई वुड से। तो कभी भी अगर आप पोर्ट ब्लेयर साइड आ रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत महंगे होटल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टूर रहता है मेनली आपका पूरे दिन का टूर रहता है। रात में आप आते से सोने के लिए, खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेंड ना करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो आप नॉर्मल से बजट होटल में 2000-2500 के अराउंड में आपको होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो अच्छे रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं दे आर ऑन नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड, जहाँ पे हमने भी अपने लिए 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक करी है। सो इफ यू आर कमिंग टू अंडमान टू एक्सपीरियंस अ गुड होटल, सो यू शुड बुक गुड रिजॉर्ट्स इन हैवलॉक एंड नील आइलैंड। तो अभी हम पहुंच गए हैं कॉर्विन्स बीच, एंड ये यहाँ से इसकी एंट्री है, जहाँ पे इनका छोटा सा स्टॉल से लोगों ने फूड के लिए लगा रखे हैं। एंड अंदर वैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, बट अभी मानसून की या फिर अभी वेदर की वजह से एक्टिविटीज़ बंद हैं अभी, क्योंकि वेव्स थोड़ी सी हाई हैं। तो देखिए सारी जेट्स की रखी हुई है, क्योंकि अभी बंद है यहाँ पे सारा एक्टिविटीज एंड ऑल। एंड अगर आप देखोगे तो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। लुक एट द व्यू, जो पूरा एक ओवल शेप राउंड शेप में आता है ना, तो वैसे बहुत ही सुंदर लग रहा है। नारियल के पेड़ एंड बीच एंड लहरें बहुत अच्छी आ रही हैं। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे, कि जिस बीच में ना ये ऐसे पत्थर होते हैं पहाड़ वाले, तो जब उनसे पानी टकराता है तो उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। एंड हम पूरे रास्ते आ रहे थे, पूरे रास्ते में इतना प्यारा व्यू था ना कि आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। हम जब होटल के अंदर थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट टच वुड अभी यहाँ पे आए तो इतनी प्यारी हवा लग रही है ना। मतलब आप देख पा रहे होगे मेरे पूरे बाल उड़ रहे हैं और मेरे चेहरे पर अलग खुशी दिख रही होगी आपको। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस यार। मतलब अगर आप वैसे देखो ना, गोकर्णा में गया हूँ मैं, कन्याकुमारी गया हूँ मैं, लक्षद्वीप गया हूँ मैं, गोवा गया हूँ, बट यहाँ के जो बीच की जो वाइब है ना, वो बहुत डिफरेंट है, काफ़ी प्यारी है। अब आई डोंट नो कि जब अभी मैं सिर्फ कॉर्विन्स बीच पे आया हूँ, अभी इससे भी बहुत बेटर बीच पे अभी मैं जाने वाला हूँ। अभी हम आगे हमारी ट्रिप में हैवलॉक भी जाएंगे, नील आइलैंड भी जाएंगे, तो वो तो और भी ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं। I got to know कि अराउंड 572 यहाँ पे आइलैंड है, जिनमें से सिर्फ 37 से 38 आइलैंड ही है जो कि यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। एंड उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ 4 से 5 आइलैंड ही हैं जो कि टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है, उनको घूमना फिरना, उनके लिए एक्सेस करना। उसके अलावा बाकी सारे आइलैंड पे आप टूरिस्ट या ट्रैवलर्स नहीं जा सकते हैं, या यूँ कहे कि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं घूमने के लिए जहाँ पे हम जाएँ। पोर्ट ब्लेयर ना एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा खुलते नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ बीचेज है तो नाइट लाइफ होगी, तो बिल्कुल भी नाइट लाइफ नहीं है, क्योंकि लगभग 8:30 बजे यहाँ पे मार्केट बंद हो जाते हैं। एंड यस, अगर आप यहाँ पे ये प्लान कर रहे हो कि आप ड्रिंकिंग पार्टी एंड ऑल करोगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे लिक्कर शॉप भी बहुत लिमिटेड और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है। मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक ओपन होती है और इवनिंग में 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, पार्टी वाइब मूड में आ रहे हो, तो भाई ये टाइम जरूर याद रखना, अपना स्टॉक पहले से जमा कर लेना, अदरवाइज आपकी नाइट खराब हो जाएगी। यहाँ पे एक ओरिजिनल और एक खुले रेट है जिसमें आप यहाँ पे अपना सारे वाटर स्पोर्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो लाइक अदर बीचेस यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, आप देख रहे होंगे, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, साथ में कुछ शॉपिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी मिल जाती है। सो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सिर्फ नारियल पानी या सिर्फ चाट वाली चीज़ें नहीं है, आपको मैगी खाना हो या कुछ और भी चीज़ें लेनी हो तो यू कैन हैव हियर। नारियल पानी एंड सारी चाट वगैरह सब खा रहे थे। वहीं पे मुझे ये कुछ लोग देखे जो यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो मैं इधर ही आ गया।
ये सब लोग मिलकर वॉलीबॉल का गेम खेल रहे हैं। अंकल ने मिस कर दिया। गई वो बॉल गई अंदर। यही फन है यार दोस्तों, बस बीच पे आप आओ दोस्तों के साथ मजे करो। अब वहाँ पे तो कोई पूरी फैमिली है, जो वहाँ पूरी फैमिली मजे कर रही है, आप सबको दिखाता हूँ। दिस इज द रीजन आई लव बीचेस, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरीके के लोग आ सकते हैं। आप कपल में हो, फैमिली हो, या फिर आप ओल्ड एज में हो, एवरीबॉडी कैन कम हियर एंड एवरीबॉडी कैन एंजॉय हियर। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आई वुड से। और इतना सुकून फील होता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जिसका नाम है सेलुलर जेल। ऑल्दो जब हम कॉर्बिन्स को बीच की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक बीच में पॉइंट मिला था जिसका नाम है फ्लैग पॉइंट, तो रास्ते में हम वहाँ भी रुकते हुए जाएंगे। अभी हम आ गए हैं फ्लैग पॉइंट पे, जो काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है अंडमान में, क्योंकि दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे इंडिया का सबसे पहले फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग यहाँ पे फहराया गया था। 1943 में इंडिया का पहला ट्राई कलर होस्टिंग हुआ था फ्लैग का, जो यही हुआ था जो आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सो उसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आइलैंड था, जहाँ पे जैसे रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड काफ़ी फेमस था। जो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा सामने, ये आपका रॉस आइलैंड है, जहाँ पे मेनली डियर एंड आपको एनिमल मिलेंगे, एलिफेंट एंड डियर। बट अभी इसका नाम रॉस आइलैंड से चेंज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। एंड अगर आप सामने उधर देख रहे होगे वो आइलैंड हमारा है। अगर आप इंडियन करेंसी का 20 रुपये का नोट देखोगे तो उसके पीछे आपको ये वाली पिक्चर मिलेगी, और ये आपका नॉर्वे आइलैंड। सो यहाँ पे आपकी सारे वाटर एक्टिविटी भी होती है। एंड अगर आप देख सकते हो तो यहाँ का जो कलर है पानी का, अभी शाम हो गई है तो आपको 3 कलर दिखेंगे यहाँ पे। कहीं पे आपको हरा दिखेगा, कहीं पे ब्लू दिखेगा, कहीं पे डार्क ब्लू दिखेगा। सो दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा आगे तक डीप जा रहा है। जितना डीप होता जाता है उतना ज़्यादा आपका पानी का रंग। सो ये सब जो हिस्ट्री है, इसी हिस्ट्री को अभी हम थोड़ा सा और बेटर जानने के लिए हम जा रहे हैं सेलुलर जेल, जहाँ पे हम लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। सेलुलर जेल पहुंच गए हैं एंड ऐसा कुछ दिखता है सेलुलर जेल बाहर से। मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये सेलुलर जेल के सामने वाला रोड है, और ये सामने से सेलुलर जेल का पूरा स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसा दिखता है सेलुलर जेल। अब मैं थोड़ा सा पास जाके आपको दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक। इसी के लिए ही अभी हम 1 से 1.5 घंटा पहले इसके अंदर हम घूमेंगे। एंड देन 5:30 बजे एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसके अंदर सेलुलर जेल की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। सो वो पूरी हिस्ट्री जानने के बाद फिर मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या दिखाया था लाइट एंड साउंड शो में और क्या है एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री। ऐसे तो आप लोग विकिपीडिया पर पढ़ सकते हो, बट लाइट एंड साउंड शो में एग्जैक्टली क्या क्या बताते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर जेल फ्रॉम आउटसाइड, और अब हम जाके इसको एक्सप्लोर करने वाले फ्रॉम इनसाइड। सो अब हम आए हैं सेलुलर जेल म्यूजियम में, जहाँ पे आपको सेलुलर जेल की पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कब ये बना था, कितने टाइम में बना था, किसने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पे पूरा इसका स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है, जहाँ पे इसके 7 आर्म्स हैं। तो क्या कैसे ये पूरा बना हुआ था पहले वो दिखाया है, ऑल्दो अभी तो सारे आर्म्स नहीं बचे हैं। एंड उसके अलावा ये आप देख रहे होगे यहाँ पे सारे जितने भी कारावास में लोग थे हमारे अमर जवान शहीद, उन सबकी हिस्ट्री बताई गई है। एंड ये है एग्जीक्यूशन रूम, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले लोगों के लास्ट रिचुअल्स किए जाते थे जो इस प्लेस पे होते थे। पूरे जेल में जितने भी सेल थे वो सारे 4 दीवारी के जैसे ही होते थे, सिर्फ एक रोशनदान होता था जो 7 फीट की ऊंचाई पे होता था। सो यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा बताया गया कि कैसे कैदियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। दिन भर उनको काम करवा के सजा दी जाती थी। एंड ये मेन लैंड से काफ़ी दूर है, क्योंकि चारों तो समुंदर है, तो यहाँ से बच के कोई भी नहीं निकल सकता था। और दिन भर उन पर जितनी यातनाएं होती थी, इसी वजह से इसको काला पानी की सजा भी बोलते थे।
जितने भी कैदी थे उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां रहती थी और कुछ इस तरह से उनके कपड़े उनको पहनाते थे और किसी से भी कोई भी अगर गलती होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था चाबुकों के थ्रू। सो ये है हमारी फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर जी की जेल, जिनको आप वीर सावरकर जी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे लगभग 1911 में आए थे और 1921 तक उन्होंने यहाँ पे सज़ा काटी थी। सो लगभग 10 साल के लिए उन्हें अंडमान की काला पानी सज़ा मिली है और इसी कारावास में इन्हीं दीवारों पे वीर सावरकर जी ने अपनी महाकाव्य कमला की रचना की थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने सेलुलर जेल को डिमोलिश करने का प्लान किया था, बट बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट वो डिमोलिश नहीं हुआ एंड देन इन 1979 इसको नेशनल मेमोरियल के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। बिल्डिंग की जो साइज अनइवन है, दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल, जितने भी सेल्स बनवाए गए सारे आइडेंटिकल, फाउंडेशन से लेकर सेल की साइज तक। फाउंडेशन 60 इंचेस की है, वॉल थिकनेस 30 इंचेस की है, इंग्लिश बॉन्ड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में किया गया। यहाँ पे सीमेंटेड वर्क, प्लास्टर, व्हाइट वॉश जितने भी आप देख रहे हैं, बिल्डिंग वैसे ही है, उसके ऊपर प्लास्टर व्हाइट वॉश किया गया मेंटेनेंस के लिए। बिल्डिंग कोई नया बिल्डिंग नहीं है, वो पुरानी ही बिल्डिंग है, जस्ट मेंटेन किया गया। इसके ऊपर जितने प्लास्टर थे इसे कंजर्वेशन करके रिमूव करवाया गया और जेल फॉर्म लाने के लिए। उस दौरान कुछ डैमेज हो गए तो उसके ऊपर ग्राइंडिंग किया गया और ज्यादा डैमेज होने के कारण एक हाथ ब्रिक्स को चेंज किया गया, रिस्टोरेशन ब्रिक्स, जो आप अंदर जाने से पता चल जाएगा वायर क्रॉसिंग। वैसे बिल्डिंग में चेंजिंग नहीं है। सेल की साइज 13.6 7.6 फीट की है। 7 फीट हाइट की रोशनदान है, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट की कोठरी है। सारे सेल आइडेंटिकल है, एक सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर, उनको प्रोवाइड करते थे एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। समटाइम रेफ्यूज कर जा रहे, दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड, लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफी लोग मर जाते हैं। खाने के बर्तन आयरन पॉट हुआ करते थे, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे, ऑयली एंड रेड विद रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। उनको जितनी जरूरत थी उतने खाना और उतने पानी प्रोवाइड करते थे। दिन भर के काम करवाने के बाद रात के समय जब कोठरी में लाते हैं तो दूसरे दिन सुबह तो कुछ स्वतंत्र सेनानी बाहर नहीं आ पाते थे। यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं हुआ। दिन भर के काम करवाने के बाद रात के समय कोठरी में लाते तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। एंड ड्यूरिंग द नाइट दे हैव टू यूज अ क्ले पॉट। क्ले पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट विल पनिशमेंट विल इंक्रीज। यहाँ पे डर अंग्रेज की। अब बोल रहा है कि इफ यू हैव फैसिलिटेटेड एवरीथिंग इनसाइड, सो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर जस्ट मेक रिस्ट्रिक्ट। अब सोच भी बदल जाएगी और वो जगह उनके लिए माहौल ऐसे होगी वो जी नहीं पाएंगे, हमारे खिलाफ सोच भी नहीं पाएंगे। और इतनी टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण नहीं थे कि उन्हें अधिक से ज्यादा दिन एक सेल में रखेंगे, वो जगह उनके लिए आदत सी मिल जाएगी, अडैप्ट कर लेंगे, while they coming outside the former group। अब उस कम्युनिकेशन को कैसे ब्रेक करें? 45 डेज में उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दें। दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। सारे सेल आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी कक्ष को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर सेल इनका है। यहाँ पे जितने नेम्स या तस्वीर आप देखे होंगे सामने गैलरी में और नेम्स देखेंगे, सामने एंटर करने से पहले सेलुलर जेल के अंदर एंटर करने से पहले सामने पार्क में फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू है, जो फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे ब्रूटल टॉर्चर में मारे गए। जैसे महावीर सिंह बीबीए कॉलेज के थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपोर्ट थे। 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लागे, बट टू शो द सर अपने बच्चों के अंदर फीड करवाइएगा देश के प्रति भावनाओं को अपने पेरेंट्स के माध्यम से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो ये है वॉच टावर, जहाँ से सारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर नज़र रखी जाती थी एंड जिन फ्रीडम फाइटर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था उनकी बॉडी को यहाँ से पानी में फेंक दिया जाता था। 1 hour later। तो अभी हम आ गए हैं लाइट एंड साउंड शो। 5:30 5:50 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद मैं घर जाऊंगा, देन सॉरी आई मीन टू से होटल जाएंगे। सो आफ्टर दी सेलुलर जेल लाइट शो हम वापस आ गए हमारे होटल में एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट इतना अमेजिंग शो था ना यार कि ऐसा लगता है कि ना जेल को ना पूरा जिंदा कर दिया उन्होंने। जो लाइट शो था उसमें जो जैसे दिखाते हैं वो जितना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर, जो चीखें आती हैं और जो एक एक करके जब लाइट शो हो रहा होता है तो एक एक जेल के ऊपर फोकस करके वहां से जो चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है साउंड इफेक्ट में, उफ बहुत ही दर्दनाक था। बट व्हाट अ शो यार, व्हाट अ शो। मतलब आपको अगर नहीं पता है कि क्यों काला पानी बोलते थे, क्यों इतना डिफिकल्ट था, क्या होता था, किसने क्या किया है वहां पे,
तो आपको लिटरली ना बहुत ज्यादा ऐसे प्राउड फील होगा बीइंग एन इंडियन. So I would say it a must try if you are coming to पोर्ट ब्लेयर. आप सारी चीजें छोड़ो लेकिन ये चीज तो आपको करना ही करना अगर आप पोर्ट ब्लेयर में आओ, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में करने के लिए 3 चीजें हैं: कॉर्बन्स कोव बीच, फ्लैग पॉइंट, सेलुलर जेल या एक आध म्यूजियम. तो अगर आप एक आध 2 पॉइंट छोड़ भी देते हो तो कोई इशू नहीं, बट सेलुलर जेल को घूमना और उसका म्यूजियम और उसका ये लाइट शो देखना इज अ मस्ट. सो अभी हम खाना खाएंगे, सोएंगे. सो सुबह हमें निकलना है बाराटोंग, जिसके लिए हमें सुबह 3 बजे निकलना है, बीच में से हमें लगभग 2 बजे उठना होगा. सो इट्स टाइम टू गेट स्लीप. अभी बज रहे हैं लगभग 4:15 और अभी हम लोग आए हैं बाराटोंग एक्सप्लोर करने के लिए. सो हम 3 बजे अपने होटल से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे गेट 6 बजे ओपन होता है एंड ऑलमोस्ट 3 बजे क्लोज हो जाता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ टाइम पे पहुँचें. एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट रहते हैं तो यहाँ पे गाड़ी का ना लाइन लग जाती है, क्योंकि सबसे आगे चलती है एक बस और बस के पीछे ही सारी गाड़ियाँ स्लो चलती है. सो सबको पहले नंबर लगाना पड़ता है, सबको एंट्री करनी पड़ती है, सबके आधार कार्ड वगैरह लगाए जाते हैं, एक फॉर्म सबमिट किया जाता है, उसके बाद ही फिर मूव आउट करते हैं. सो सुबह से ही सारी बसेस निकल जाती हैं और उसके बेसिस पे ही सब लोग फिर लाइन से लग जाते हैं. सो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं एंड आगे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम भी 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी आगे मेन गेट तक अंदर जाने के लिए. मैं आपको एक बार व्यू देता हूँ. एंड गुड थिंग इज ना कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और ना मतलब अभी 4:15 बज रहे हैं तो काफ़ी अच्छा वेदर है. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो. लेकिन ऐसे होता है कि जो सुबह हम एक मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करते हैं तो वॉक के लिए जाते हैं और थोड़ा अच्छी हवा आती है, कुछ कोयलों की आवाज़ आ रही होती है, रात की आवाज़ आ रही होती है, तो वो सब सीन है. तो इट्स लुकिंग रियली गुड. तो ये आप देख सकते हो कितनी लंबी ऑलरेडी लाइन है, सब लोग खड़े हुए हैं. एंड अभी सब लोग उतर के जा रहे हैं चाय पाने के लिए. सो अभी हमारा भी ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है. तो अभी हम आए हैं एक चाय स्टॉल पे एंड फाइनली हाँ कॉफी ऑर्डर की है? नहीं कॉफ़ी नहीं की, चाय की. चाय उन दोनों को दे दो, मुझे कॉफी दे दो. चाय आ गई है एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई है जो नहीं मिलती, दाल बड़ा, जो मैं अक्सर ऊटी में और केरला साइड में मिलता था, फाइनली यहाँ भी मिल गया. काफ़ी, इडली, दाल बड़ा, सो अभी ऑलमोस्ट सनराइज होने को है, क्योंकि यहाँ सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट भी लगभग 5:30 बजे सनसेट हो जाता है. और अभी अगर आप स्काईलाइन में थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा आप देखोगे तो ऑरेंज फ्लेवर्स आ गए हैं आसमान में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है. एंड यहाँ सनराइज हो रहा है और यहाँ पे देखिए आपका चांद और सनराइज है ना अमेजिंग. मुझे तो काफ़ी लगा. जब ये सन थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा और कलर्स आसमान में आएंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा. 3 hours later. सो अभी हम बैठे हैं मैंग्रोव सफारी 2 में और हम जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए. एंड ये हमारी बोट है. ये दोनों भी सामने बैठे हुए, सबके ऊपर एक लाइफ जैकेट, किससे गर्दन उनकी दब चुकी है, गर्दन भी नहीं हिल रही है दोनों में से किसी की भी. बट व्यू इज वेरी गुड.
कायाकिंग करते हो और ज़्यादा मज़ा आता है कायाकिंग करते हो ना चलाते हो। सर जगह आगे पास कर दीजिए। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 20 मिनट की राइड के बाद अब हम पहुंच गए हैं हमारे एक पहली डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है लाइमस्टोन केव। सो इसके लिए हमें लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा एंड उतना ही ट्रैक करके वापस आना होगा। देन यहाँ से फिर हम वापस फेरी से 20 मिनट की राइड करके हम जाएंगे वापस से जहाँ से हम फेरी से उतरे थे एंड लाइमस्टोन केव के बाद फिर हम जाएंगे मड वोल्केनो। सो यहाँ से हमें करना है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक। ये बीच में मैंग्रोव के बीच में से भी हम जाएंगे एंड ये एरिया ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा अगर आपने मेरी गोकर्णा वीडियो देखी हो तो गोकर्णा के अंदर जब हम होनावर गए थे तो होनावर में भी ऐसा उन्होंने पूरा बनाया हुआ था काफ़ी अच्छा। बट ऑल्दो यहाँ पे ये ट्रेल तक ख़त्म करने के बाद हमें बीच फॉरेस्ट में भी 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा टू रीच दोज केव्स। सो यहाँ से हमारा मेन ट्रैक स्टार्ट हो रहा है जो हमारा बीच जंगल में से होकर निकलेगा। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी। सभी लोग यहाँ पे ऑलरेडी जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे घूमने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। सो वी नीड टू बी बैक विद इन एन आवर बिकॉज उसके बाद फिर वापस से हमारी ये बोट जाएगी एंड फिर हमें फेरी से वापस उस लोकेशन पे पहुंचना है जहाँ से हमने फेरी स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है। क्योंकि फिर हमें लगभग 3 बजे के आसपास वापस होटल पे पहुंचना है बिकॉज जो इनका गेट है बाराटन आइलैंड का जहाँ पे सारे ट्राइब्स रहती है वो गेट भी लगभग 3 बजे क्लोज हो जाता है। सो इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि जब भी हम यहाँ पे ट्रैकिंग में जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हमें ट्राइबल मिले बीच में। तो जब से हमें ट्राइबल मिलते हैं उस टाइम पे हमें वीडियो एंड इमेज या फोटोग्राफी दोनों ही हमें बंद करनी है क्योंकि उनका फोटोग्राफी या वीडियो करना बैन है यहाँ पे। इस ट्रैक की अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही सिंपल ट्रैक है क्योंकि अगर आपने ऐसे मेरे पुरानी वीडियोस अगर देखे हैं हम जब गए थे हम पैराडाइज बीच गए थे या हम गोकर्णा में जो हम गए थे केव याना केव्स गए थे वो ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पहाड़ पे वो ट्रैक था पूरा और लंबा ट्रैक भी था, ऊंचा नीचा ट्रैक था तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है वो भी पूरी छाया के अंदर है, सारे पेड़ पौधे हैं चारों तरफ तो आपको इसमें थकान उतनी नहीं होती है। ऑल्दो ट्रैक बहुत लंबा नहीं है बट काफ़ी ह्यूमिड है तो पसीने आए जा रहे हैं। हल्की हल्की हवा भी चल रही है बट स्टिल पसीने नहीं रुक रहे हैं तो गर्मी तो काफ़ी है। यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट लाइमस्टोन केव्स के वो कैसे फॉर्मेशन उनका हुआ है, कैसे वो बने, कितना टाइम हो गया है। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वाओ, look at this man, what a view. These are far, I would say far better than Yana caves. What a view. 100 मीटर का केव है जो अभी 60 मीटर डेड स्टोन है क्योंकि यहाँ बारिश का पानी धूप पर रोशनी गिरता है
तो यहाँ से केव स्टार्ट हो गया 100 मीटर का। ओके तो अभी जो बारिश का पानी धूप का रोशनी लगता है तो इस तरह हो गया सर। अभी जो 40 मीटर अभी भी एक्टिव हो रहा है, जैसे जैसे वो पानी का ड्रॉप गिर रहा है, गिरते गिरते कटते कटते जैसा शेप में जाता है, जैसे इमेजिनेशन करेंगे वैसा दिखेगा। और जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा डिपोजिट होता है फुल व्हाइटनेस जो मार्बल जैसा दिखेगा। और उसके ऊपर आप जैसा जैसे इमेजिनेशन करेंगे आप देख सकते हैं। आपको कुछ जगह पर मैं बता दूंगा कि ऐसा वैसा आगे। ये देखिए यहाँ से भी व्हाइटनेस शुरू हो रहा है। यस तो ये सी था, पहले सी कट गया। समुद्र कट के अलग हुई है, यहाँ पर अलग। ये पूरा समंदर के अंदर था ये। जी ओ तो हम समुद्र के नीचे हैं। करेक्ट। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से देखिए। आजो आजो। आ जाइए सर, हमारे बोट वाला आ जाइए। ऐसे लग रहा है कि ये जैसे कलाकारी के लिए करेक्ट। जैसा जैसा ये समुद्र में जेलीफिश होता है ना, यस यस। मैक्सिमम उस तरह शेप में बना हुआ है। उनको साथ में आने के लिए। प्राजक्ता आना साथ में। और यहाँ देखिए सर शाइनिंग हो रहा है, देखिए कैसा शाइनिंग हो रहा है। हाँ भाई इससे भी ज्यादा होता है कुछ जगह पर। ये पूरा देखिए समुद्र में जो जेलीफिश होता है ना, मैक्सिमम ऐसा बना हुआ है, देखिए पूरा ये। और इसके ऊपर आप जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। वही शाइन क्यों कर रहा है? इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है ना सर, ओके कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मेशन ऐसा होती है, शाइनिंग हो रहा है। या रुकिए। जी यहाँ पर आइए। वाओ कितना ग्लिटर से हो रहा है। यहाँ पर देखिए कैसा शाइनिंग हो रहा है, ये देखिए जैसे ये। करेक्ट। और जो न्यू फॉर्मेशन होता है ना सर, फुल व्हाइटनेस जो मार्बल जैसा होता है, Right. न्यू फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे होते हैं, वो सब आगे दिखा देंगे मैं आपको। ये देखिए जैसे ये शंख होता है ना वैसा शेप में बना हुआ है। करेक्ट। और ऊपर आप देख सकते हैं घरों में झूमर होता है, झूमर ये सब इमेजिनेशन कर सकते हैं, या समुद्र में कोरम्स होता है वैसे शेप में ये देख सकते हैं। आप लोग साथ में चलते और दो लोग आ गए। आइए यहाँ पर देखिए सब न्यू फॉर्मेशन होता है, ऐसा होता है। फुल व्हाइटनेस जो मार्बल जैसे ये जो पानी का ड्रॉप गिरता है ना, ये 12 महीना पूरा गिरते रहता है, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ है। पेड़ों के जड़ों से जो पानी आता है वो कैल्शियम में डिपोजिट होता है, तब इसका फॉर्मेशन ऐसे चलते रहता है। जैसा ये पानी कटता है जिस शेप में जाता है, आप जैसा इमेजिनेशन करना वैसे ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने हाथ लगाया तो जी हाथ लगा हुआ तो इस तरह होता है। काला हो गया ना। ओके तो कितना ही बोलने से होगा सर, इसमें इतना प्लेस कम है कि एक दिन 500-600 आदमी इसके अंदर रह जाते हैं। इसलिए तो जल्दी जल्दी करें, तो खाली गैप दी। यहाँ पर रुक जाइए। और यहाँ पर देखिए स्टाइलेक्टाइट, स्टाइलेक्टाइट किसे बोलते हैं? देखिए जो पानी का ड्रॉप गिरते रहता है, गिरते गिरते रुक जाता है, ये ऊपर से बढ़ता है स्टाइलेक्टाइट होता है। जो पानी का ड्रॉप नीचे गिरता है, नीचे से बढ़ता है स्टाइलेक्टाइट होता है। अभी भी छोटा सा गैप दिख रहे हैं ना, इसको जुड़ने में 40 से 50 साल हो जाएगा। जुड़ जाएगा तो पिलर बन जाएगा ये। 40 से 50 साल। जी ये थोड़ा सा गैप, बहुत स्लोली इसका ग्रोथ होता है। और यहाँ पर जो गैप है ना, गैप लगने में 30 से 35 साल लगेगा। टच नहीं करना है सर कमल को। और यहाँ पर देखिए रिवर्स लोटस, जो कमल फूल का फूल कली होता है ना, उल्टा बना हुआ ये देखिए। ज्यादा इसमें शंख जैसा और जो जेलीफिश होता है मैक्सिमम वही सीप में ज्यादा देख सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी गणेश की मूर्ति के शेप में बना हुआ है। गणपति जी की मूर्ति ना। इतनी सारी मेहनत के बाद नींबू पानी तो बनता है। मैं बोला तो एक बार में बॉटम सेव कर देगी। मेहनत भी तो बहुत सारी है यार। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो कितना ब्लॉग के अंदर आया होगा, बिकॉज काफ़ी अंधेरा था वहाँ। ऑल दो आई ट्राई टू टेक मोस्ट ऑफ इट। इसके बाद अब हम जा रहे हैं मड वोल्केनो। सो देखते हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो अभी हम आ गए हैं मड वोल्केनो, जहाँ से हमें अभी ऑलमोस्ट 160 मीटर का वॉक करना है। ऊपर की तरफ चढ़ाई है। अभी आई थिंक हम 30-40 मीटर तक ऑलरेडी आ गए हैं। सो मड वोल्केनो यहाँ पे इसलिए फेमस है बिकॉज इंडिया में कहीं पे भी वोल्केनो नहीं है। बिकॉज वोल्केनो का असली मीनिंग होता है, जब हिंदी में बोलते हैं इसको लावा, करेक्ट।
सो आग निकलती जिससे नॉर्मली उसको लोग वोल्केनो बोलते हैं। इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। दिस इज़ अ वन जो 2002 में अंडमान में वोल्केनो फटा था जिससे मड निकला था, यानी खूब सारी मिट्टी निकली थी। और अभी हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि रिसेंटली 2 अक्टूबर को भी यहाँ पे वोल्केनो दोबारा फटा था जिससे और भी ज़्यादा मड भी निकला हुआ है। सो उसकी सेफ्टी के लिए अभी उन्होंने चारों तरफ से रोपिंग की हुई है एंड साइड से हमें देखना होगा उस पर। सो हम वहीं अभी जा रहे हैं एंड देखते हैं वहाँ पे कैसे अकॉर्डिंग टू हिम अभी वहाँ पे कुछ बुलबुले टाइप से निकल रहे हैं, कुछ वहाँ से मड निकल रहा है। एग्जैक्टली कैसा है ये तो हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आई थिंक आप भी मेरे ब्लॉग के साथ में पहली बार एक्सपीरियंस करोगे अगर आपने मड वोल्केनो के बारे में पहले नहीं सुना है तो। सो इस तरीके का ये जो ट्रैक है 160 मीटर का जो बता रहा था ऊपर जाते हुए। सो गाइस हम पहुँच गए हैं जहाँ पे ये वोल्केनो फटा था। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये अभी चारों तरफ से रेलिंग बनाई गई है सो ज़्यादा इश्यूज ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग अंदर तक चले जाते हैं, यू नेवर नो कि वहाँ पे दलदल तो नहीं हो गया, दलदल हो जाएगा तो आप वास में फंस जाओगे, इसलिए वो बना कर रखा हुआ है। सो आप ये देखोगे ये इतना सारा देखिए मड निकला हुआ है, यहाँ पे पूरा ये इरेप्शन हुआ था वोल्केनो का। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड बनाया हुआ है नो स्मोकिंग प्रिकॉशन के, यहाँ पे पूरे पॉइंटर्स लिए हुए हैं। एंड ये आई थिंक इसका फ्रंट साइड से है जहाँ से ये दिखेगा। ये जब ये वोल्केनो फटा था तो अभी भी वहाँ पे जो मड निकल रहा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर आप देख सकते हो थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा हो यहाँ पे ये। और अगर आप उसमें जाओ ये जो है इस पर ये थोड़ा सा इसमें बुलबुले भी उठ रहे हैं। हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक। सो आज हमारा स्टे हैवलॉक में है। सो अभी हम आ गए हार्बर पे। यहाँ से हमारी क्रूज है, प्रीमियम क्रूज है यहाँ से हमारी नॉटिका, जो हमें हैवलॉक ड्रॉप करेगी। इट गोना टेक अराउंड 1.5 to 2 hours। एंड यहाँ से अगर हम बात करें जो ये प्रीमियम क्रूज है इसका जो टिकट है लगभग 1200 रुपये से स्टार्ट होता है, बट हमारा ऑलरेडी पैकेज के अंदर इंक्लूड था, सो हमें लग्जरी सीट मिली है जिसका कॉस्टिंग अराउंड 2000 के आसपास में है। एंड दिस इज़ हाउ द एक्सटीरियर ऑफ दिस हार्बर, लेट मी शो यू। So this is the outer structure and यहाँ भी जो चेक इन का जो पूरा प्रोसेस है जस्ट लाइक जैसे फ्लाइट में आपको चेक इन करना होता है बैगेज का एंड ऑल, वैसे पूरा आपका चेक इन यहाँ से रहता है। सो अभी हम अंदर आ गए हैं चेक इन के लिए। सबसे पहले हमें नॉटिका की चेक इन काउंटर पे जाना था जहाँ से हमें ट्रॉली बैग के लिए कार्ड्स मिलते हैं एंड स्लिप मिलता, हमने वो ऑलरेडी ले लिया है। एंड दिस इज द चेक इन काउंटर। सो दिस इज द चेक इन काउंटर ऑफ नॉटिका एंड ये दूसरी क्रूज के लिए है। एंड यहाँ से आपका सारा चेक इन सेंटर स्टार्ट होता है। एंड दिस इज द कैफेटेरिया लाइक ऑफ हियर। अगर आप आते हो यहाँ पे तो लेट्स से अगर आपको वेट ज़्यादा करना तो यू कैन वेट हियर, टेक कॉफी, टी, एनीथिंग यू वांट। एंड दिस इज सो हम बैठ गए अभी। सामने की तरफ से और ऊपर के बटन को लगाएं। पानी में उतरने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को नीचे की तरफ क्या है हमने जब वैसे तो वो किया था नॉटिका प्रो, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन दिस ट्रिप। पहले इंडिगो का कैंसिलेशन का इशू चल रहा था। नाउ जो हमारी मेन ट्रिप जो हमारा बोट था नॉटिका प्रो से लग्जरी सीटिंग के साथ हमने बुक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट। एंड देन फिर हमें किसी दूसरी बोट में हमें शिफ्ट किया गया है, इसका नाम है मैक। ऑल्दो वैसे ये भी अच्छी है बट आई बिलीव कि हमारी अगर लग्जरी सीट थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। ऑल्दो 7:30 बजे की हमारी थी ये बोट और जो हमें लगभग 9:30 बजे पहुंचा दी थी, बट अभी हमने 9 बजे बोर्ड किया है। ऑल्दो दे आर सेइंग दिस इज द फास्टेस्ट बोट जो हमें 1 घंटे के अंदर हैवलॉक ड्रॉप कर देगी। सो आवर एक्सपेक्टेड डिपार्चर टाइम अराइवल टाइम इज अराउंड 10 to 10:15। लेट्स से बाकी कितने बजे हम पहुंचते हैं। कल के लिए मेरे लिए हमारा थोड़ा सा चैलेंज है बिकॉज कल हमारा स्कूबा टाइप का प्लान था। नाउ प्राजक्ता's health is not good, she is having viral fever from last 2 days और वो आ रहा है जा रहा है। वी आर होपिंग कि ये जल्दी फीवर खत्म हो जाए। टैबलेट्स ले लिए हमने ऑलरेडी। अंडमान में ही हमने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जीबी पंत, वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट लिया था। डॉक्टर वाज गुड, एवरीथिंग वाज फ्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था क्योंकि। सो टैबलेट लिए इसने, अभी सी इज टेकिंग ORS वाटर एंड सी इज फीलिंग लाइक दिस नाउ। शी इज लिटिल सिक बट वी आर होपिंग कि यार हम कल तक अगर अच्छे से अगर हो जाएंगे तो वी वांट टू एक्सप्लोर दिस स्कूबा, क्योंकि हमने गोवा में किया स्कूबा बट हम अंडमान
का मिस नहीं करना चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इसकी हेल्थ ठीक नहीं हुई तो फिर हम स्कूबा नहीं करेंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. So you can say hi. सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हैवलॉक आइलैंड एंड लुक एट द व्यू गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला नीला पानी और इतनी सारी बोट्स. अमेजिंग यार. एंड दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आवर मैक्रूज. एंड अभी हम पहुंच गए हैं पोर्ट पे. एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि ये वाटर कितना ज़्यादा क्लियर एंड कितना ज़्यादा सुंदर और ब्लू कलर का, कंप्लीटली ब्लू कलर वाटर है ये. आप देखो कितना ज़्यादा क्लैरिटी है यार. सो हम बैठ गए गाड़ी में और निकल रहे हैं हमारे रिजॉर्ट के लिए. हमारे रिजॉर्ट का नाम है सिम्फनी फार्म बीच रिजॉर्ट. नाम भैया आपका? अंकित. अंकित, पूरा नाम क्या लगता है भैया? अंकित सरकार. भैया आधार कार्ड बनाना. अच्छा, यहाँ पे 2 व्हीलर्स वगैरह भी मिलती हैं. कितना पॉपुलेशन है यहाँ का? 5000 बस, काफी कम है. लक्षद्वीप, हाँ कह सकते हैं. कितने किलोमीटर एरिया में फैला है पूरा ये हैवलॉक? 20-25. ओके. हाँ. Here we are at Symphony Palm Beach Resort. उस तरफ भी सेम प्रॉपर्टी है और वहां से हमारा बीच है. गाइस ये देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, लाइव नारियल कैसे तोड़ते हैं. मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक किसी को लाइव नारियल तोड़ते हुए नहीं देखा. एंड ये भैया यहाँ पे आए हुए थे, सो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि ये मेरे लिए वन ऑफ द एक्सपीरियंस है कि कैसे ये तोड़ते हैं, कैसे चढ़ते होंगे ऊपर और कैसे वो निकालते होंगे. सो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है. ये देखो गाइस कितना ईजी लग रहा है ना, एकदम से सारे नीचे आ गए ना. सो रिसेप्शन के सामने ये हमारा रेस्टोरेंट है. चलिए मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ. एंड कुछ इस तरह का इसका व्यू है. अब इसका ब्रेकफास्ट कैसे होगा ये तो हम सुबह आएंगे तभी पता चलेगा. और ये हम जा रहे हैं अभी हमारे रूम की तरफ. तो कितना अच्छे से उन्होंने कॉरिडोर पूरा मेंटेन किया हुआ था. मतलब नारियल का पेड़ है एंड ये कुछ लोगों की कॉटेजेस है. हमारा कॉटेज थोड़ा सा पीछे है तो हमें थोड़ा सा और आगे चल के जाना पड़ेगा. सो अच्छी बात ये कि यहाँ पे आते उन्होंने हमें ड्रिंक पिलाई थी, ड्रिंक एज इन वेलकम ड्रिंक पिलाई थी. सो काफ़ी रिफ्रेशिंग हमारे लिए हो गया था. एंड अभी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील ऑलरेडी हो रहा है. बट अब देखते हैं कि ये रूम कैसे है. 1 7 6. ये छोटे वाले दोनों इसमें आएंगे. कितना प्यारा कलर है यार इसका.
होटल में चेक इन करके हमने सिर्फ बैग रखे। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बिल्कुल भी रश नहीं किया बिकॉज वी वांट टू सी द बीच, क्योंकि ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टी थी। सो हम सीधा यहाँ पर आ गए हैं एंड लुक एट द व्यू यार, हाउ कूल इज इट। All set. We are going to Radhanagar beach. So finally we are here. पहुंच गए हम राधानगर बीच एंड दिस इज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। अब इसका क्या मीनिंग है ये तो अभी नहीं पता है, पता करके ज़रूर बताएंगे। बैग वाले भैया आराम से बैग टांगना, बैग वाले भैया। सो इस बीच के एंट्री पे इन लोगों ने देखिए मेडिकल रूम बना रखा हुआ, फर्स्ट एड स्टेशन। सो कुछ भी अगर इशू होता है तो दे कैन डायरेक्टली हेल्प यू। शेक्स वगैरह तो यहाँ बनाई है, बट यहाँ पे सनसेट 4:45 हो जाता है और जितने भी शेक्स एंड सारी चीज़ें वो सारे मैक्सिमम 6 बजे क्लोज हो जाते हैं। And look at this view. Okay, so I think this flag and that flag, these are the two flags they have mentioned. I think इसी flag के बीच में swimming करना allowed है because this is the safe zone. लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रीज गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एनिमेटेड मूवी के अंदर आ गए हो। और एक बार घूमिए। So it's 4:45 and this is going to be a sunset time. यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 4:45 से 5 o'clock के आसपास सनसेट हो जाता है and you can have a look of a glorious sunset. कितना प्यारा कलर बिखेर रहा है पूरे आसमान में, एंड जब काले बादल हो साथ में गुलाबी सी किरण हो तो इसका तो अलग ही फील, अलग ही मजा है। सिर्फ ये जो बीच में लोग आ रहे हैं ये बस मजा खराब कर रहे हैं, बट इट्स ओके क्योंकि सनसेट के सामने से मैं सबको इग्नोर कर सकता हूँ। And this is an amazing view yaar, too good. I'm giving you all around view why this is the best beach in Asia. This is the Radhanagar beach. Look at those trees, look at the cleanliness of this beach, and you know, so the best thing is कि मैं गोवा में गया हूँ बीच पे, मैं लक्षद्वीप गया हूँ, केरला गया हूँ, गोकर्णा गया हूँ, कोकण के रीजन में गया हूँ, but I find this beach is the amazing beach. Why? Only because of the cleanliness. Not cleanliness or not on sorry अगर मैं ये वर्ड ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे जो साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, वो सिर्फ यहाँ नहीं है, जो मेन बीच में नहीं है, इवन पानी के अंदर भी ना, जब आप चलते हो या फिर स्ट्रोल करते हो तो वहाँ पे ना आपको कोई कंकड़ पत्थर या लकड़ी या कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा सामान जो कुछ भी आप पैर में टकराता, इट जस्ट अ सॉफ्ट सैंड एंड इट फील्स रियली अमेजिंग। सो इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लगभग हम 1 से 1.5 घंटा हम पानी में फ्लोट करते रहे और सनसेट के टाइम पे हम लोग बस बाहर निकल आए नाव, हम कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे सनसेट के टाइम पे, बिकॉज अगर आप अंडमान आए और राधानगर बीच आए तो कपल पिक्चर्स तो बनती है। सो वी हैव डन सो मैनी कपल पिक्चर्स, हमने कुछ रील्स भी क्रिएट करी हैं, आई एम श्योर आपको देख के अच्छा लगेगा। एंड ऑलमोस्ट हम बस थोड़ी 1 आध घंटे में यहाँ से हम निकलेंगे अपने होटल के लिए, फिर होटल में कुछ डिनर विनर करेंगे, अगर थोड़ा बहुत कुछ हमने और भी किया तो आपको भी हम जरूर दिखाएंगे। सो फिलहाल के लिए मैं आपको बस ये बीच का और जो सनसेट का लास्ट में आपको व्यू दे देता हूँ, सो दैट इफ यू आर नॉट कमिंग इन दिस ईयर सो यू cannot miss the sunset. This is my responsibility कि मैं आपका sunset miss ना होने दूँ, and this is how I'm showing you the sunset now. So now I will stop talking so that you can feel the vibe, you can feel the energy. So
ऑल राइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, बिकॉज सन को पूरा नीचे आने तक या पूरा डूबने तक तो टाइम लगेगा, एंड आई एम श्योर इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करना और दिखाना इज नॉट अ वर्थ. अभी मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अबाउट द बट इट्स अ वर्थ, बट कुछ चीजें तो आपके लिए रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए भी छोड़नी चाहिए ना. सो अभी मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है. नाउ यू हैव टू कम, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस लाइक मी. सो इफ यू नीड मोर डिटेल्स, इफ यू नीड एनीथिंग रिगार्डिंग द अंडमान ट्रिप, यू कैन लेट मी नो, बिकॉज अभी हम हैवलॉक में हैं और अब हमारा नेक्स्ट टूर है जो हमारा नील आइलैंड के लिए होगा. बट उससे पहले हमारे कुछ वाटर एक्टिविटीज हम करने वाले हैं एलिफेंट बीच पे, सो वो सब हम भी डन करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय. अभी हम आए हैं स्कूबा टाइप थी. स्कूबा ड्रेस मैंने ऑलरेडी पहन लिए, बाकी कॉस्ट्यूम भी अभी मैं पहनने वाला हूँ. एंड हम जाने वाले हैं बोट राइड, स्कूबा यानी कि एक समुद्र के अंदर जाके जो स्कूबा हमारा होता है, श्योर राइड ये नहीं है. सो डीप टाइप ये होने वाला है. एंड अराउंड अभी 15 मिनट में हम निकलेंगे. पहले यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम कितना अंदर से स्टे कर पा रहे हैं पानी के अंदर, एंड देन फिर हम जाएंगे मेन टाइप के लिए हमारी. कभी आंखों में, कानों पे या नेसल पैसेज पे कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी, किसी तरह की कोई सर्जरी, कोविड हुआ था? नहीं. ओके. ये टैंक कितना हैवी है भैया? मैक्सिमम टैंक अकेला है, हाँ. 14 kg. 14 kg. यस. और उसके साथ जो भी आपको मिला हुआ है रेगुलेटर मिला तो मैक्सिमम 16 तक आ जाते हैं. अच्छा. फिर आपने ऑलरेडी और वेट कैरी करें. हाँ जी. 20 kg का वेट है वो. सारा से सारा फुल सेट. ओके. हमारी कौन सी वाली बोट है? अभी यहाँ पे ट्रेनिंग होगा. अच्छा, पहले ट्रेनिंग होगा. ओके. ठीक है, उसके बाद हम बोट पे चढ़ेंगे. डन. सो अभी हम आए हैं इस जगह पे जहाँ पे अभी पहले हमारा ट्रेनिंग होगा. लुक एट द व्यू अराउंड. दिमाग रहने के बाद आपका नाक बंद हो जाएगा. आपको सिर्फ माउथ से ब्रीथ मेरी क्लास को 20 मिनट्स. सो ये मास्क पहनने के बाद सिर्फ आप मुंह से सांस ले सकते हो, नाक आपकी ब्लॉक हो जाती है, आप नाक से सांस नहीं लोगे, एंड दैट विल सेव यू, ताकि आपके नाक में पानी ना आ जाए. सेव करना है तो चलिए मेरे पीछे. अभी ये अंडर वाटर कैरी करें बस इतना हैवी फील नहीं हो रहा है. हाँ. अदरवाइज दीज आर हैवी. सरफेस में हम कैरी करेंगे तो थोड़ा सा हैवी फील होगा. 20 kg का फील. तो अभी आपका जो नाक बंद हो जाएगा, आपको माउथ से ब्रीथ करना है. पकड़ लीजिए ग्लास के सामने से. ओके. आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए. ओके. तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है जैकी, मैं आपका ट्रेनर और आपके ट्रैवल. ओके. तो हम अंडर से जाएंगे तो हम बात नहीं कर सकते. ठीक है. कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? हैंड सिग्नल. ये है ओके का साइन. आप कंफर्टेबल हो तो आप भी अपने ड्राइवर को सेम रिप्लाई शो करना है जैसे ही करके. ओके. अगर पानी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये है प्रॉब्लम सिग्नल. लेकिन अंडर वाटर में आप सिर्फ प्रॉब्लम दिखाते रहोगे तो ड्राइवर्स को भी नहीं पता होगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है. तो प्रॉब्लम साइन दिखा के आपको पॉइंट आउट करना है. अंडर वाटर में 3 प्रॉब्लम हो सकता है, माउथ पे, आर्म्स पे एंड आपके ईयर पे. ये तीनों प्रॉब्लम होता है तो अंडर वाटर में हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करना है आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे. ओके. और ये है गो आपका साइन. पानी के अंदर आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इमरजेंसी अगर ऊपर आना है तो ऐसे दिखाइए. ये आपका साइन है. और ये है गो डाउन का सिग्नल. अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप दिखाइए, नहीं तो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके जाएंगे. अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो आपको 8 to 9 मीटर तक हम आपको नीचे लेके जाएंगे. ओके. और ये है स्टॉप का साइन. ये साइन जो आपके साथ में ड्राइवर्स रहेंगे वो दिखाएंगे.
अंडर वाटर में आपको स्विमिंग वगैरह नहीं करना है, ओके। और अंडर वाटर का किसी चीज को टच नहीं करना है एक्वाटिक लाइफ से, ओके। अगर आंच पर चला रहे हो तो डाइवर्स आपको दिखाएंगे स्टॉप, ओके। अभी आप सारी ऑटोमेटिक आ नहीं रहे, छोड़ रहे हो। हाँ, अभी ये पकड़ लीजिए, ब्रीदिंग डिवाइस है, ओके। रेगुलेटर, ओके। ये अंडर वाटर का लाइफ लाइन है, आपको इसी से ब्रीथ करना है, ओके जी। इसी से सांस लेना है, इसी में सांस छोड़ना है। ये डिमांड वाल है, माउथ पे डालने के बाद ऑटोमेटिकली सांस लेनी है, ओके। तो देखिए सामने माउथ पीस दिया गया है, रबर का 2 क्लिप है, आपको माउथ ओपन करना है एंड जेंटली बाइट करना है जॉ के टिप से एंड लिप्स को यहाँ पे प्रॉपर सील करना है ऑल्सो, ऐसे कंटिन्यू करिए। नोज से एक्सेल, यस। अगर आपके माउथ में पानी गया तो आप कैसे क्लियर करोगे सर? आपके मुंह के अंदर पानी गया तो कैसे क्लियर करोगे? हाँ, कहाँ पर प्रेस करना है? माउथ पे, माउथ पे, यस। मार्क्स पे पानी गया तो नोज से एक्सेल करना है, ओके। चलिए थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, हेड को डाउन करिए पानी पे। हाँ, साइन दिखाइए, ओके, यस। आप भी दिखाइए, ओके, ओके, यस। निकाल दीजिए, कपड़े पे हाई कर दीजिए। चलिए ब्रीदिंग निकाल दीजिए और कैमरे में हाई कर दीजिए।
hours later. अभी हम जा रहे हैं एलिफेंटा बीच स्पॉट पे हम आ गए हैं, टिकट हमारे हो रहे हैं, so अभी हम वेट कर रहे हैं। यू कैन सी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। एंड यहीं पे ये लोग सारे एक्टिविटीज़ बताते हैं कौन सी एक्टिविटी करनी क्या करना है। सो वी हैव बुक 2 एक्टिविटीज हियर। एक अंडर वाटर स्कूटर है जो कि एशिया में यही होता है, सो वी टुक दैट। प्लस हमने लिया है सबमरीन राइड जो कि प्राजक्ता एंड कनिका करने वाले हैं। ये लगभग 7 फीट की सबमरीन होती है डीप, जिसका 1/3 ऑफ दी पार्ट समुद्र के अंदर रहता है, जिससे कि यू कैन एक्सपीरियंस क्या क्या मरीन लाइफ वहाँ पे अवेलेबल। लुक एट द हुजूम गाइस, हजूम है यहाँ पे बोट्स का, इतने सारे लोग हैं। देखिए यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है जिनके टिकट हो गए हैं ऑलरेडी, और यहाँ सारे जो स्टॉल्स है जहाँ पे सब अपने एजेंट्स को लेके आते हैं, अपना एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा गेम करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ पे अच्छी एक चीज़ और भी है कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज है ना वो ऑलमोस्ट रिफंडेबल है, यानी जितनी भी आप बनाना राइड, जेस्की वगैरह ये सारी चीजें करते हो, बम्पर राइड एंड ऑल, ये सारी आपके 100% रिफंडेबल है। सो लेट्स से इफ यू टेक अ टिकट और अगर आप अंदर जाके आपका मन नहीं बनता है तो यू कैन कम बैक एंड यू कैन टेक अ रिफंड। जो अंडर वाटर स्कूटर है उसका रेट अराउंड 4800 है, और जो सबमरीन है उसका रेट अराउंड 3500 है। अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इतना वर्थ है, इतना अमाउंट क्या नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा। सो अभी हम बैठ गए हमारी बोट में, हमारी बोट का नाम है सी बॉय। एंड यहाँ से जो हैवलॉक से अगर आपको एलिफेंटा बीच जाना है तो उसका कॉस्ट है 1000 रुपी, विच इज़ अ नॉर्मल कॉस्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये बोर्ड एसोसिएशन की तरफ से है। एंड एलिफेंटा बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 3 आवर्स के अंदर आपको सारी एक्टिविटी करनी है, एंड जो टिकट के बोर्ड का नाम लिखा हुआ है उसी बोर्ड से आपको वापस आना होता है। एंड इनकेस अगर आप जल्दी आना तो यू कैन कम टू दी पोर्ट, यानी मेन जगह पे, जहाँ पे अगर आप किसी से बात करके शेयरिंग में आना चाहो तो वहाँ से आप आ सकते हो। तो हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, चलती है बोट हमारी, कैन सी स्पीड भी अच्छी है बोट की। फिलहाल सब लोग बैठे हुए हैं। कनिका सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट एलिफेंटा बीच। अब यहाँ से हमारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। एंड यू कैन सी ये बीच पे ना ऐसा कोई वैसा बीच नहीं है ये जहाँ पे आप स्टे करके एंजॉय कर सको। दिस इज जस्ट फॉर वाटर एक्टिविटीज एंड ऑल। दो ऐसे बहुत लंबा बीच में नहीं, बहुत छोटी सी जगह है यहाँ पे। आई थिंक वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं शायद वहाँ पे कुछ जगह होगी, तो आई डोंट नो, जाके भी देखेंगे क्या है क्या नहीं। बट दिस इज स्पेशली फॉर वाटर स्पोर्ट, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि दे हैव सेड कि यहाँ से 3 घंटा ही रुकना है आपको। तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हैं थोड़े से स्टॉल्स, नारियल पानी, बाकी खाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे फ्रूट सैलेड वगैरह मिल सकता है, गन्ने के जूस के लिए भी कुछ चीज़ अवेलेबल है। सो यहाँ भी हैं फूड वगैरह के लिए कुछ। गुड थिंग आगे दिख रहा है काफ़ी सारे स्टॉल में फ्रूट सैलेड के, क्योंकि थोड़ा सा जो हेल्थ बिगड़ी हुई है मौसम चेंज की वजह से, उसकी वजह से ना कुछ भी ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दीज आर दी बेस्ट थिंग जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे यहाँ पे देखिए स्टॉल्स हैं, एंड ये यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। एंड आगे आपके सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। अभी हमें हमारा कोच आगे लेके जा रहा है, वहाँ पे हमें ब्रीफ करेगा आइलैंड के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू एलिफेंट बीच। मेरा नाम है शानू। ये जो बीच है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स है, सबसे पहले आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे आप लोगों का बोट नेम, आप लोगों का बोट नेम क्या है? सी बॉय। जब तक आप लोग ये बीच पे मौजूद है, आप लोगों को अपना ये बोट नेम आपको याद रखना होगा, क्योंकि सेम बोट ही आपको वापस हर्डवर्ड तक लेकर जाएगी, दूसरा कोई भी बोट आपको लेकर नहीं जाएगी। और आप लोग यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज करने से आप लोगों का बोट नेम से एंट्री करा जाता है, इसलिए बोट नेम जरूरी है। तो जरूरी इंस्ट्रक्शन, जैसे ये बीच छोड़ के आपको जंगल के अंदर जाना टोटली मना है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जंगल में एलिफेंट है, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ हेल्प चाहिए, ये जो पीछे पुलिस बूथ दिख रहा है, यहाँ पे जाके अपना बोट नेम बताना होगा। बोट नेम बताने से बहुत से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तो आपका बीच का गाइड है, आपका बोट बॉय एंड बोट कैप्टन, ये लोग आके आपको गाइड करके जो भी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बीच पे कुछ फैसिलिटीज आप लोगों को दिया गया है। जैसे फर्स्ट जो ग्रीन कलर का हट दिख रहा है कपड़े के शॉप के पीछे, वो है जेंट्स चेंज रूम, और ये जो पत्ते वाला हट दिख रहा है ये है लेडीज चेंज रूम। ये दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसके पीछे राइट साइड पे जितना सारा ग्रीन कलर का हट आएगा, सारा का सारा लेडीज एंड जेंट्स शावर रूम, वॉशरूम, टॉयलेट रूम, जो कि है चार्जेबल। पुलिस बूथ के पीछे आपको लॉकर्स मिल जाएगी, जिसका 100 रुपीज
करके चार्ज है। एक लॉकर्स ले सकते हैं, सामान उसी के अंदर छोड़ दिए, कीज आप लोगों के पास ही रहेगी, वो आपके हाथ में बैंड जैसा बना के देगा, आप जब चाहे लॉकर्स को जाके यूज कर पाएंगे। आप लोग को जो एक्टिविटीज टिकट लेकर आए, ये सारा टिकट अभी आपका बोट बॉय जाके यहाँ पे पहले एंट्री कराएगा। एंट्री कराने के बाद वहाँ से टाइम दिया जाएगा, स्लॉट दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एक्टिविटीज करा के सेम बोर्ड आपको वापस हर्डवर्ड तक लेकर जाएगी। और आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज देख के आपको लगे आपको करना है, आप टिकट नहीं लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बोट बॉय को बता दीजिए, यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस पे सारे टिकट मिल जाएगी। बीच पे टोटली अल्कोहल एंड स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आप लोग कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी वेस्टेज है, हर तरफ डस्टबिन है, डस्टबिन को आप लोग प्लीज यूज कर लीजिएगा, बीच को बिल्कुल भी गंदा मत कीजिएगा। ये था बीच का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये बीच के बारे में आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, बीच को क्यों ओपन किया गया, बीच को एलिफेंटा बीच क्यों बोला जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। ये बीच एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। ऊपर से आज से ज्यादातर 12-13 साल पहले यहाँ पे एकदम ही घना जंगल था, तभी सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा एलिफेंटों को यहाँ पे लाके काम करवाया जाता था, तभी से लेकर आहिस्ते आहिस्ते बीच का नाम एलिफेंटा बीच पड़ गया। और ये बीच को ओपन करने का जो मेन रीजन है वो है अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोरल गार्डन है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण से ये बीच को ओपन किया गया। ये इस गार्डन को विजिट करने के लिए आपको बाई बोट बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, स्कूबा डाइविंग जैसे अंडर वाटर भी जाने की जरूरत नहीं, ये बीच के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप लोग थोड़ा पानी में फॉलो करके देख पाएंगे, ये कोने से कुछ ब्लू है, येलो कलर के बॉल से लेके बहुत दूर तक एक सर्कल बना हुआ है, दिख रहा है सर? उससे आगे से देखिए पानी के अंदर एक ब्लैक कलर का शेड चला गया। यहाँ पे मौजूद है अंडमान का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोरल गार्डन जो कि है 190 मीटर का, और इसीलिए इसको सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोरल गार्डन बोला जाता है क्योंकि एकदम सरफेस पे वहाँ पे डेप्थ है 5 फीट का, इतना सा पानी है, इसी की वजह से इसको सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोरल गार्डन बोला जाता है। इसलिए इस बीच को सबसे पहले स्नॉर्कलिंग के लिए ओपन किया गया था, तभी सिर्फ फॉरेनर्स आते थे जंगल के अंदर से ट्रैकिंग करके इस मैरीन लाइफ को एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने के लिए। इसका आहिस्ता आहिस्ता 5-7 साल बाद सारा एक्टिविटीज आना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अभी आपके बोर्ड के सभी मेंबर्स के साथ एक डेमो कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग दिया गया। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एक बेसिक ट्रेनिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये दो तरह का स्नॉर्कलिंग होता है, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपके साथ जो बोर्ड के साथ दिया गया, दूसरा होता है चार्जेबल जिसे हम लोग बोलते हैं डीप सी स्नॉर्कलिंग। कॉम्प्लीमेंट्री सबके लिए कंपलसरी है। कॉम्प्लीमेंट्री आप बस आपको ट्रेनिंग करा के कंफर्टेबल कराने के लिए, क्योंकि जो एक्टिविटीज चार्जेबल वाला है उसमें भी पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री कराया जाएगा। आप ट्रेनिंग में अगर कंफर्टेबल होंगे तभी आपको लेकर जाया जाएगा, अगर अनकंफर्टेबल होंगे वही से आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब 10 गुना ज्यादा पैसा देने से भी आपको लेकर नहीं जाया जाएगा। सो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जैसे डिसाइड किया था सबमरीन के लिए प्राधिकरण कनिका जाएंगे एंड स्कूटर राइड के लिए सुमित और कनिका ऑलरेडी गए हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू हमारे बोट बॉय हमारे भैया ने बोला है कि अगर वो स्कूटर राइड के लिए गए हैं तो दे विल टेक अनदर 2 आवर्स, और अगर उसके बाद हम आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा एंड दिस माइट टेक अ लॉन्ग। सो हमने अभी ये प्लान किया है कि अभी सबमरीन राइड के लिए मैं और प्राधिकता जा रहे हैं, क्योंकि वैसे ये है कि उनका ये भी कहना जो मुझे काफ़ी वैलिड भी लगा कि अगर आप स्कूटर राइड कर रहे हो, अंडर वाटर आप जा रहे हो, तो सबमरीन करने का ज़्यादा कोई है नहीं बेनिफिट, क्योंकि आप अंडर वाटर ऑलरेडी देख के आ गए हो। सो लेट्स सी, अगर कनिका के आने के बाद इफ शी वांट कि उसको जाना है तो वी कैन टेक टिकट एंड वी कैन एंड शी कैन गो अगेन। सो हम जा रहे हैं अभी फ्लोटिंग ब्रिज के थ्रू फॉर सबमरीन राइड एंड कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ये, और ये दोनों जा रहे हैं स्कूटर राइड के लिए। बाय बाय, आता हूँ मैं भी। ये सबमरीन इसके अंदर हम जाएंगे। तो अभी हम आ गए सबमरीन के अंदर, ये सब कंपार्टमेंट है जैसे आप देख रहे होगे, तो बाकी लोग भी आ रहे हैं। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि अंदर रहता है ये, तो आप देख सकते हो हमारा कंपार्टमेंट पानी के अंदर है, आपको नीचे जमीन दिख रही होगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड। अब बस देखना ये है कि एक्साइटमेंट सही लेवल तक जाती है। देखो अभी तो बोट स्टार्ट भी नहीं हुई है और हम अभी से फिश देखनी स्टार्ट हो गई है। ये हमारा फ्लोटिंग बोट है जो मैं आपको बता रहा था। साइड में कोई सबमरीन आ गई है जो अभी टूर कंप्लीट करके वापस आई है, और हमारा टूर थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। फाइनली मरीन स्टार्ट है। ये मेड इन पौंडीचेरी है। अभी जो स्पीड है 3.5 नॉट की स्पीड में चल रहा है। विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास यू कैन सी 20 मीटर्स ऑफ दैट। आपने अभी जितना भी कोरल्स देखा ना वो 12 मीटर नीचे थे आपसे, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से आपको बहुत फास्ट दिखे, और हम 3.5 मीटर नीचे है सरफेस से, तो पानी का लेवल अभी यहाँ पे आपका, ठीक है। तो पानी का कलर आप देख लो क्रिस्टल क्लियर हो रखा है, वो स्काई की रिफ्लेक्शन ले रहा है। एक्चुअल इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, स्काई की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नीला दिख रहा है। तो जब सनसेट हो जाएगा या क्लाउड आ जाते हैं सन में, तो ये ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। आपने ज्यादा बड़ी मछलियां नहीं देखी होगी यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे बड़ी मछलियाँ सिर्फ अंडे देने आती है, अंडे देती है वापस सी में जाती है, तो यहाँ पे उनको मूवमेंट के लिए दिक्कत होता है। ये कोरल्स जो है ना बहुत शार्प होते हैं, तो उनको डैमेज पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रहती। तो ये छोटी मछलियाँ छुपे रहने के लिए बड़ी मछलियों से रीफ पे डिपेंडेंट, तो ये जब बड़ी होंगी ये भी चले जाएंगी मेन ओशन। सो फाइनली हमने ये सबमरीन राइड कंप्लीट कर लिया और हम जा रहे हैं वापस। हम टर्टल वे गए थे, बट टर्टल वे पे अनफॉर्चुनेटली हमें टर्टल्स नहीं दिखे, क्योंकि गाइड के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 2 टर्टल ही है जो अपने प्रजनन के लिए वहाँ पे आए हुए थे, बट वो अभी छुपे हुए थे, तो आई थिंक हमें नहीं दिखा। वहाँ पर 10-15 मिनट रुके भी, पर इस तरह हम नहीं ढूंढ पाए। सो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि बाकी मरीन लाइफ तो हमने देखी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं अपना पर्सनल फीडबैक दूँ तो इट इज़ अ गुड, बट अगर आपने ऑलरेडी स्कूबा या फिर आपने स्नॉर्कलिंग या फिर आपने स्कूटर राइड या शी वॉक, इनमें से कोई भी दूसरी वाटर एक्टिविटी करिए तो फिर आप ये मत करो। आई वुड रिकमेंड दिस, क्योंकि जब आप पानी के अंदर से मरीन लाइफ देखते हो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कंपैरेटिवली आप सबमरीन में अगर बैठ के देख रहे हो। अगर आपको पानी से डर लगता है, आप चारों एक्टिविटीज में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, देन दिस इज वर्थ फॉर यू, क्योंकि फिर आपने मरीन लाइफ को एंजॉय नहीं किया, एंड दिस कैन गिव यू द मरीन लाइफ एक्सपीरियंस। So finally every sport is done, elephant beach is done, and अब हम थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटे बाद हम निकलेंगे वापस हैवलॉक के लिए। एंड कल हमारा चेकआउट है हैवलॉक से, एंड देन हम निकल जाएंगे नील आइलैंड के लिए। अब एक बस पॉइंट ये है कि कायाकिंग, नाइट कायाकिंग हमें करनी थी, बट प्राजक्ता हेल्थ इज नॉट वेल, सो डोंट नो कि अभी वो हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसके लिए लगभग 3:30 बजे नाइट में जाना पड़ेगा, प्लस पानी में जाना पड़ेगा, उसको ठंड लग रही है, फीवर भी थोड़ा सा है। तो देखते हैं, अगर वो थोड़ा ठीक फील कर गए देन विल डू द नाइट कायाकिंग, अदरवाइज हम कायाकिंग नहीं करेंगे, हम फिर सीधा नील आइलैंड के लिए निकलेंगे। आज हम निकल रहे हैं नील आइलैंड के लिए। हैवलॉक की अभी हम टावर पे अभी खड़े हुए हैं। हमारी फेरी का नाम है, हमारी क्रूज का नाम है नॉटिका प्रो। वही क्रूज जो हमारी हैवलॉक सॉरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आने के टाइम पे कैंसिल हो गई थी। फाइनली यहाँ से वापस जाने के लिए वो फेरी आ गई है। सो लेट मी गिव यू अ लुक ऑफ दिस फेरी। सो दिस इज आवर क्रूज नॉटिका, जो यहाँ से हमें लेके जाएगी नील आइलैंड के लिए। एंड नील आइलैंड तक का जो पूरा टाइम हमारा लगेगा, विच इज अराउंड 45 मिनट्स का टाइम लगेगा हमें। एंड इसके अंदर हमारी लग्जरी सीट्स बुक है। अब हम इसमें जाके देखेंगे कि कितना डिफरेंस है इसकी सीट्स में और मैक्रूज की सीट में, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आने के लिए हमें जो मिला था वो मैक्रूज हमें मिला था। तो वी हैव बोर्डेड इन नॉटिका प्रो, एंड अब हमें फाइनली लग्जरी सीट मिली है। और दो इसका मतलब वैसे अगर आप देखो तो आपको नहीं समझ आएगा कि कितना है, बट इसका जो कंफर्ट है सीट का इज रियली गुड। मतलब लिमिटेड सीट्स ही है, मतलब जितना बड़ा मैक्रूज में था, क्योंकि वहाँ पे एक ही डेक था तो बहुत स्पेशियस लग रहा था, ये उतना स्पेशियस नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें डबल डेक। दिस इज द लुक ऑफ दिस लग्जरी क्लास। ये सामने टीवी लगा हुआ है, ये जो कंपार्टमेंट है ऊपर, ये हमारा जहाँ पे कैप्टन वगैरह बैठते हैं, एंड ये पूरा पीछे तक ही एरिया सब लग्जरी क्लास है। Hey guys, hey So finally we have reached our hotel, जिसका नाम है सिम्फनी समरसेंट। एंड ऑल्दो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट रूम्स भाई क्या रूम्स मिले हैं यार। मतलब जितना हमने वेट किया ना, जितना हमें क्रूज पे मोशन सिकनेस हुई ना, रूम देखते ही ना एकदम से ऐसे निकला भाई क्या रूम मिला है। वेट गाइस, मैं आपको ना पूरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। वेट, दिस इज सिम्फनी समरसेंट। ये यहाँ से इनका एंट्री है फॉर रेस्टोरेंट एंड इनके पूल एरिया के लिए, रिसेप्शन के लिए। एंड इस तरफ इनके सारे रूम्स है। ये सेकंड, यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट भी है, दूसरा स्पा भी है, और हमारा रूम स्पा के पास में ही है। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया। मैम योर रूम्स आर टू ग्रेट, वी आर रियली हैप्पी विद द रूम्स। या मतलब सारी थकान उतर गई हमारे, आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छे रूम्स आपके। सो दिस इज द पूल एरिया। एंड दीज आर सम रूम्स जो पूल के साथ में है। नाउ लेट मी शो यू जहाँ पे हमारे रूम्स हैं। बट उसके पहले लेट मी शो यू इस तरफ की प्रॉपर्टी में जो गार्डन एरिया है,
सो यहाँ पे दो तरीके के रूम है, एक पूल व्यू के साथ में यहाँ पे सारे पूल रूम्स हैं, लाइक पूल फ्रंट रूम आई वुड से। सो एक रूम ये है जहाँ पे सामने पूल है एंड रूम्स हैं। एंड नाउ लेट जस्ट गो टू आवर रूम्स। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम यहाँ 10 बजे आए थे और हमें चेक इन मिला 11 बजे। उससे पहले इतने सारे ग्लिच हुए, जब हमने देखा कि हमारे नाम पर कोई बुकिंग नहीं है तो वी आर रियली अपसेट। सो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ा बुकिंग के लिए, बट बुकिंग मिलते ही ना रूम के अंदर जाते ही दिल खुश हो गया। चलिए चलते हैं। सो यहाँ से एंट्री है, लुक एट द कोजी एंट्री। सो ये हमारा गार्डन व्यू रूम्स है। Our rooms are on the first floor. So this is the garden area. यहाँ पे हमने 2 नाइट बुक करी होती, बट वो कहते हैं ना पहले से नहीं पता होता, तो अब जो है सो है। So let's get up the room. हमारा रूम नंबर है 311 and 312। यहाँ से भी हमें हटवाना है। ओपन द डोर। यस, and here it is. This is a normal thing you can see, but let me show you the great thing. Here it is. So ये है हमारा बेड एंड ये है एक बड़ी LED TV। एंड अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे बाथरूम में। काफी बड़ी बाथरूम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शावर एरिया अलग दिया है। एंड टॉयलेट एरिया और साथ में आपकी अलमीरा भी है। You can put your clothes and other package. So हम चलते हैं एक और अच्छी चीज देखने, जो हमारी बाथरूम। साइज भी बहुत अच्छा है बालकनी का, यू कैन सी। 2 चेयर्स है यहाँ पे। ये यहाँ से पूरा गार्डन व्यू है आपका। एंड सबसे अमेजिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो सामने देखिए, आपको दिखेगा बीच। यानी सिर्फ 10 कदम की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा बीच अवेलेबल है। एंड देयर इज। तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे कैब ड्राइवर लगभग 1 बजे आएंगे। दिस इज आवर वे टू बीच। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कितनी प्यारी हवा लग रही है ना। नाउ मैं यहाँ से आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा व्यू देता हूँ। लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग, राइट। मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, नो डाउट। ये इन्होंने कुछ चेयर्स लगा रखी हैं सिटिंग एरिया के लिए, सो यू कैन ड्रिंक, ईट और एंजॉय। एंड द गुड थिंग इज कि यहाँ पे सब जगह पर उन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं, सो नाइट में ये बल्ब जब जलते होंगे तो इसका व्यू भी काफी अच्छा ही आता होगा। एंड कहीं ना ये जितनी भी खूबसूरती है ना, ये इन नारियल के पेड़ की वजह से होती है, क्योंकि जो उनका शेप होता है ना, कभी इस तरह का शेप होता था, कभी ऐसा शेप जो कि पूरे रोड को एक कवर कर देते हैं छाव से, तो उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है, अलग ही मजा होता है उनके बीच में चलने का भी और छाया में बैठने का भी। अब नॉर्मली यहीं तक वैसे अलाउड है क्योंकि रात में पानी यहाँ तक आ जाता है ऑलरेडी। ऑल्दो हम अंदर जा सकते हैं बट वी आर नॉट प्लानिंग टू।
सो अगर हम यहाँ से थोड़ा अंदर जाएंगे तो उधर पे हमारा बीच निकल के आएगा। कैंडल लाइट डिनर के लिए भी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, यू कैन सी। मैक्सिमम 5 बजे आप अपने होटल में वापस आ जाते हो। अब जैसे कि अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बजे का, और अभी जो धूप है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि हम बस 2 मिनट धूप में खड़े हुए और भाई हमारी जो हालत हुई है ना, लिटरली टी शर्ट के अंदर से पसीने आ रहे हैं और मुंह पे तो ऐसे लगता है तमाचे लग रहे हो धूप के। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, डू यूज योर सनस्क्रीन्स एंड अपने कैप्स वगैरह सारी चीज़ें लेके आओ, सो दैट यू कैन बी प्रिवेंटेड। आई मीन टू से कि आप बच सको धूप से पूरा। पहुँच गए हैं अभी भरतपुर बीच पे, जहाँ पे हमने अभी इस रेस्टोरेंट में हमने अपना लंच किया है। दिस इज़ अ कंप्लीट सी फूड ड्रिवन रेस्टोरेंट। हालांकि यहाँ पे वेज भी मिलता है, बट हमने जो वेज खाया तो हमें ठीक ठाक लगा। जो हमारा नॉर्थ इंडियन टेस्ट ऑब्वियसली वो तो नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ 1 रोटी खाई, समित में लगभग खाई होंगी 4 रोटी, एंड प्राजक्ता को थोड़ा ठीक लगा। सो वी हैव ऑर्डर्ड भिंडी मसाला और हमने ऑर्डर किया था बटर पनीर मसाला। एंड ये है यहाँ का पूरा सोवेनियर शॉप, जहाँ से आप मल्टीपर्पज की शॉपिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेफ लॉकर भी अवेलेबल है, सो इफ यू वांट टू कीप योर सम इम्पोर्टेंट सामान। चार्जेस भी काफ़ी कम है, लाइक सेफ लॉकर के ओनली 50 रुपीज़ चार्जेस है, तो उसमें एक सफिशिएंट प्लेस है, उसमें आपकी चीज़ें आ जाती हैं, तो यू कैन टेक इट। एंड ये कुछ यहाँ पे देखिए डू एंड डोंट्स के अनाउंसमेंट है फॉर दिस बीच। एंड थिंग इज कि अभी काफ़ी अच्छी हवा चलने लगी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे बाल बढ़िया ठंडी हवा में लहराते हुए उड़ रहे हैं, और इस लहराती हुई जुल्फों के साथ में लहराता हुआ फील भी कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर से गर्मी लग रही थी, पसीने छूट रहे थे, अब जाके फाइनली थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है। हियर इट इज, यस, ये भरतपुर बीच। इसका वाइब थोड़ा कलंगुट बीच जैसा ही है, क्योंकि जैसे हम नीचे उतरते थोड़ा सा स्टीप एंड डीप है ये, तो गोवा में जो कलंगुट बीच है उसी जैसा थोड़ा सा वाइब है। ऑल्दो कलंगुट बीच थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसका जो बीच एरिया है, देखिए जैसे यहाँ बीच यहाँ पे जाके खत्म हो गया, लेकिन उसका जो बीच एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। बट आई वुड से ये थोड़ा सुंदर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह भी यहाँ पे है ना, तो छाया बना कर रखी हुई है, तो काफी सुंदर लग रहा है। देखो ये the Bharatpur beach. Here we are at Lakshmanpur beach 1, लक्ष्मणपुर बीच 2, जहाँ पे आपके नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज है विद द कोरल्स। सो उस पर भी हम जाने वाले हैं। इसके लिए आपको जैसे ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, इन सीढ़ियों से भी हमको जाके राइट साइड लेना है, एंड देन वहाँ पर 10 मिनट का हमारा वॉकिंग डिस्टेंस होगा, और उसके बाद थोड़ा दूर ऊपर चलते हुए, ब्रिज के ऊपर चलते हुए आगे जाके हमें थोड़े से कुछ फ्लोरल्स वगैरह मिलेंगे। सो देखते हैं क्या एग्जैक्टली है, क्यों ये इतना फेमस है। लेट्स सी एंड चेक दी नेचुरल फॉर्मेटेड ब्रिज जो वहाँ बना हुआ। आई डिडंट नो अबाउट इट, क्योंकि ये तो मैं बहुत देखता था ऐसे ऑनलाइन वीडियोस में या फिर कहीं पे, एंड इफ दिस इज द नेचुरल ब्रिज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे जाके देखने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सो जैसा हमारे ड्राइवर भैया ने बोला था, यहाँ से लगभग 5 मिनट का डिस्टेंस है, 5 मिनट का वॉक है, एंड अभी तो ये नॉर्मल वॉक चल रहा है, नॉर्मल पत्थर है यहाँ पे। आगे जाके जो हमारा रहेगा वो आई थिंक वैसा ब्रिज रहेगा जो फ्लोटिंग ब्रिज आई थिंक होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वही है कि क्या है, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं, तो आगे देखेंगे हम। बट उन्होंने ये जरूर बोला था कि अभी वेव टाइट है, थोड़ी सी वेव्स लो टाइट तो है हालांकि, बट फिर भी पानी होगा उन पे, तो थोड़ा सेफ रहिएगा ताकि आप फिसलो ना, तो हमें वो थोड़ा देख के चलना होगा। सो एक बार जाके देखते हैं कैसे है। मैं आपको पूरा ये पाथवे का नज़ारा दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव द आइडिया अबाउट इट कि कहाँ से कैसे जाना होता है और कैसे दिखता है वो। तो यार अभी हम यहाँ पहुँच गए, अभी समझ तो नहीं आ रहा किस तरफ होगा ये, कहाँ जाना है, तो आई थिंक किसी से पूछना पड़ेगा। चलिए जाके देखते हैं। यहाँ से हो सकता है कि शायद वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ कुछ हो। सो लेट्स गो एंड चेक क्या है। वो रास्ता है जिसके लिए भैया हमें बोल रहे थे, ऑल्दो दिस इज नॉट फ्लोटिंग, मतलब आई थिंक मैंने सुनने में कुछ गलती की होगी। दिस इज पार्ट ऑफ द समुंदर, मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ तक वैसे पानी आ जाता होगा ना, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लिपरी है, क्योंकि इन पे काई जमी हुई है, पानी के अंदर वाले पत्थर है नॉर्मली। ये कोरल्स है, ओके, सो दीज आर डेड कोरल्स, ये डेड कोरल्स है। अब आगे कितना वर्थ है, कितना सुंदर है, ये एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। दीज आर ऑल डेड कोरल्स, तो यहाँ से लेके वहाँ तक सारी डेड कोरल्स ही हैं।
I'm sorry guys, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें। जब से अंडमान में है तब से हम दोनों की, मी एंड माई वाइफ, हम दोनों की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, बट स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरीथिंग। और देखो, तबीयत खराब में एक्सप्लोर तो आप कर सकते हो, बट ब्लॉग बनाना, हम ऑब्वियसली अपने लिए ब्लॉग बना रहे हैं, बट साथ में आपके लिए भी बना रहे हैं, सो दैट यू गाइस कैन हैव द एक्सपीरियंस अबाउट इट, सब इन्फॉर्मेशन पता रहे आपको। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमें लगता है कि आप लोगों में हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का। सो अभी हम ऑलमोस्ट नियर बाई पहुँच गए हैं, सब धीरे धीरे फिसल रहे हैं, बट व्यू और अच्छा है। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो व्यू काफ़ी प्यारा है। लुक एट दिस ट्रीज, लाइन बाय लाइन ऐसे लगे हुए हैं। आगे चले, देखते हैं आगे क्या है। So finally here we are guys. Look at the beautiful bridge. Wow. I mean seriously amazing. What a view man, what a view. Look at the trees. और ये वाला पेड़ देखो कितना ज्यादा सुंदर है, कितना डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, एंड इवन भी ऊपर की तरफ भी ना। वाह यार, लिटरली नेचर इज अमेजिंग आई वुड से यार। So our natural formative bridge is done. लक्ष्मणपुर बीच is done. अब हम जाएंगे लक्ष्मणपुर के दूसरे बीच पे जहाँ पे सनसेट पॉइंट है। So there is a bad news guys that we are not able to show you the Lakshmanpur beach sunset. एंड अनफॉर्चुनेटली ये हो गया क्योंकि कनिका को चक्कर आ गए जब हम जो ब्रिज से वापस आ रहे थे, तो समहाउ उससे बीच में रुकना पड़ा। एंड अब 4:45 पे ऑलरेडी सनसेट हो जाता है और 4:45 ऑलरेडी हो गए हैं, तो शायद मैं सनसेट तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अब ऑब्वियसली चक्कर आ गया तो हम क्या ही कर सकते हैं ना, बिकॉज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एनीवे। सो अभी हम जाएंगे लक्ष्मणपुर बीच एंड उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि एटलीस्ट ये देखना तो बनता है कि ये बीच कितना डिफरेंट है बाकी बीचेस से और ये कितना सुंदर है बाकी बीचेस के कंपैरिजन में, या फिर नॉर्मली भी कितना सुंदर है ये बीच। सो अभी हम वेट कर रहे हैं, कैब वाले भैया ऑलरेडी आ गए हैं एंड जैसे ही कनिका ठीक फील करेगी वो लोग भी आ जाएंगे वहां से नीचे में, एंड बस अभी उनका हम वेट कर रहे हैं एंड हम जल्दी निकलेंगे यहाँ से। अभी हम पहुंच गए हैं लक्ष्मणपुर बीच 1 पे एंड जैसे मैंने बताया था कि सनसेट तो यहाँ का ऑलरेडी खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसको स्टार गेजिंग प्रोग्राम बोलते हैं। सो सुमित एंड कनिका वो बुक कर रहे हैं 8 o'clock का स्लॉट। सो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लगभग आधे से पौना घंटा यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा बीच एंजॉय करेंगे एंड देन विल गो बैक टू आवर होटल। एंड उसके बाद 8 बजे के आसपास ये सुमित एंड कनिका वापस से आ जाएंगे फॉर दिस स्टार गेजिंग प्रोग्राम। सो देखते हैं इस बीच के बारे में भी, इस बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड जिससे आप लोगों को भी थोड़ा देखे कि लक्ष्मणपुर बीच 1 में कितना डिफरेंस है और क्या है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लक्ष्मणपुर बीच 1 एंड देखिए कितना ऑलमोस्ट खाली है बीच अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट इतनी प्यारी हवा चल रही है और जो यहाँ अंदर आने के लिए जो पूरा एक पाथ है ना जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, इतना बढ़िया है ना, ऐसा लगता है कि बस उस पर आप वॉक करते रहो क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारी चीज़ें तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एंड काफ़ी क्लीन है ये वाला बीच भी। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी इतनी सॉफ्ट है यहाँ की सैंड और कोई भी कचरा नहीं दिखेगा आपको। सो इट इज़ रियली वंडरफुल। इवन आप इसकी थोड़ी सी अगर लहरें भी देखेंगे तो नियर बाई आपको थोड़े से पत्थर जरूर मिलेंगे इस बीच में, बट ये एक ऐसा बीच है जहाँ पे आप शांति से बैठो। जैसे आप देखो यहाँ पे ये सारे बीचेस में क्या होता है कि नॉर्मली आपको अंदर जाके स्विम कर सकते हो, बट ये बीच वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पत्थर हैं। आई एम नॉट श्योर अगर वहाँ पे आगे अगर वैसा बीच है नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए या नहीं, क्योंकि स्विमिंग करने के लिए तो भरतपुर बीच बेस्ट था। सो यहाँ पत्थर काफ़ी हैं तो आई डोंट थिंक हमें अंदर जाना चाहिए, बट यहाँ से सनसेट बहुत बेस्ट है, ये लोगों ने बताया था। हम जा रहे हैं नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर और शिप में तो ये क्या चल रहा है, सब मजे कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं तगड़े तरीके से, एवरीवन इज डांसिंग। इट्स टू मच फन।
1.5 घंटे का सफर है, आधा घंटा लोग बोर हो गए थे, सब सो रहे थे, तो इनका जो कोऑर्डिनेटर है वो आया, उन्हें बोला कि भाई सब सोते रहोगे क्या, डांस नहीं करोगे, एंड नाउ ही प्लेड सॉन्ग एंड एवरीबॉडी इज डांसिंग। ये मैं बोलूंगा पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक मुझे लगा कि सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। फेरी में काफ़ी मस्ती करने के बाद और 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर इन द सेम होटल जो हमने इनिशियली जब हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो हमने लिया था, विच इज़ हेवेस। एंड अभी बज रहे हैं लगभग 11:15, लाइक 11:45, और आज हमारा जो प्लान है वो है चिड़िया टापू सनसेट देखने का। एंड यहाँ से चिड़िया टापू लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो फाइनली हम लोग निकल आए हैं लंच के बाद चिड़िया टापू के लिए। एज इन बताया था कि 20 किलोमीटर का रास्ता है जिसको हमें कवर करने में ऑलमोस्ट 40 मिनट लगेंगे। 50% रास्ता हमने कवर कर लिया है, सो अराउंड 20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। सो आफ्टर अ राइड ऑफ अराउंड 40 मिनट हम पहुंच गए हैं चिड़िया टापू पे। एंड ये पोर्ट ब्लेयर का बिल्कुल ही एंड पॉइंट है। इसके बाद आपको आगे से समुंदर मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई एज एन ऐसे वहां पे कोई रहता है आइलैंड वगैरह पे। बीच में आपको समुद्र के पहाड़ वगैरह दिखेंगे, बट nobody lives there. So this is the end point of पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद पूरा समुंदर ही समुंदर है। एंड ये इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी क्यूरियस था कि इसका नाम चिड़िया टापू क्यों पड़ा। सो मैंने पूछा था ड्राइवर भैया से, सो ही टोल्ड मी कि यहाँ पे पहले माइग्रेटेड बर्ड्स आते थे एंड इसकी वजह से इसका नाम चिड़िया टापू पड़ा। दिस इज अ पॉइंट जहाँ से लोग सारे सनसेट एंजॉय करते हैं। अंडमान में आपको 2 तरीके के सनसेट मिलते हैं। एक आपको सनसेट मिलता है जो कि समुंदर के पास जब जाओगे तो समुंदर में ही, समुंदर के पीछे छुपता हुआ सूरज दिखेगा आपको। और ये जो चिड़िया टापू आप देख रहे हो, काफी सारे पहाड़ हैं, तो जो सन आपको भी दिख रहा होगा तो इनके पीछे ही सन जाके सेट होता है। सो यहाँ से इसका व्यू और भी काफी बेटर आता है और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है सन। सो ये है यहाँ का छोटा सा बीच। यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करना कुछ भी ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के बैक वाटर से भी कनेक्टेड है। तो जैसा ड्राइवर भैया बता रहे थे, कई बार यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये सेफ नहीं है स्विमिंग के लिए, तो इसलिए यहाँ पे वो अलाउड भी नहीं है। बट काफ़ी सुंदर है, जब पहाड़ दिखते हैं आपको पानी के बीच बीच में तो उसका लुक अलग ही आता है। अभी भी आप देख रहे हो कितनी प्यारा व्यू आ रहा है, आपको सनराइज दिख रहे होंगे, पानी से टकराती हुई जो रोशनी सी दिख रही होगी, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये देख के। अब जैसे जैसे सन डाउन होगा मैं आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड करते जाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4:30 और अभी ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट है सनसेट होने में। 4:45 के आसपास सनसेट होगा। एंड आई एम सॉरी मेरी वॉइस अगर आपको थोड़ी सी थकावट लग रही होगी, जैसा मैंने बताया पहले भी that I'm not well, but still I'm recording this video, so do not forget भाई, सपोर्ट जरूर करिए। मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था एंड तब मैंने ऐसे ब्लॉग डालना स्टार्ट करे थे। एंड तब तो मैं ज़रा एडिटिंग के बारे में नहीं पता था, ये भी नहीं पता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बट धीरे धीरे ब्लॉग करते करते मैं थोड़ा नॉलेज मिला। आई एम सॉरी टू से गाइस, बट अगर आप देखोगे तो तबीयत की वजह से हमारी कंडीशन भी ऑलमोस्ट बस ऐसी है। बट हमें देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम दिखने में थोड़े से अभी अच्छे दिख रहे हैं, बट कंडीशन बिल्कुल हमारी वैसी अंदर से जैसा मैंने भी आपको दिखाया। राइट, ये मजे कर रहे हैं। वो वाला पत्थर निकालो, वो वाला उतना बड़ा वाला। सो our चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट इज डन। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, फिर हम जाएंगे मार्केट एक्सप्लोर करने। एंड कल हमारी है फ्लाइट लगभग 4 बजे, सो हम निकलेंगे। एंड ऑलमोस्ट क्या अभी हमारा अंडमान ट्रिप इज गेटिंग ओवर। दोस्तों मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ और दिखाने के बाद मैं बताऊंगा मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको।
काफी फैमिली दिख रहे होगे, आंटी को, अंकल को और दादाजी को। ये लोग यहाँ पे नारियल पानी बेच रहे हैं। मैंने क्यों दिखाया इनको, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि मैंने इसे नारियल पानी लिया और नारियल पानी लेने के बाद ना मैंने उनको बोला मलाई निकालने के लिए, और जब वो मलाई निकालने के लिए नारियल तोड़ रहे थे ना, तो जिससे वो काटते हैं तो उसमें लिटरली इतनी ज्यादा मेहनत लगती है ना कि उनको देख के मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी इसमें तो काफी मेहनत लगती होगी ना, तो कैसे करते हो? तो बोलती हैं कि बेटा क्या ही कर सकते हैं, अभी यही हमारा एक इनकम सोर्स है, यही से हम कमाते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो पूरे हाथ में, पूरे कंधे में इतना दर्द होता है ना कि रात भर सो नहीं पाते। मुझे वो सुन के लिटरली इतना वो लगा ना कि हम यार वहाँ से ट्रैवल के लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके आते हैं, और यहाँ पे कई लोगों को मैं देख रहा था जो कि अगर 60 रुपए का नारियल पानी दे रहे हैं तो उसको नेगोशिएट करके 40 रुपए में बोलते हैं, 50 रुपए में लेने के लिए बोलते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब इतना पैसा खर्च करके आप आते हो ट्रिप पे, तो जो भी ऐसे लोग हैं, इन लोगों से आप नेगोशिएट ना करके कुछ अगर आप 30, 40, 50 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दोगे ना, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन लोगों का सच में दिन बन जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप ऐसी ट्रिप्स पे आते हो ना, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सबको आप सपोर्ट करें, क्योंकि जितनी भी ट्रैवल डेस्टिनेशंस है ना, उनका जो इनकम सोर्स है वो सिर्फ यही होता है, जो टूरिस्ट है उन्हीं के पैसों से होता है। सो प्लीज सपोर्ट देम। वाओ, व्हाट अ व्यू, ट्रूली अमेजिंग यार। सो हम पहुंच गए मार्केट में और हम करेंगे यहाँ से कुछ सोवेनिर्स की शॉपिंग। सो मिलते हैं आपसे येट अनदर इंटरेस्टिंग लोकेशन पे। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू सपोर्ट अस, और हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करिए।